हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से चेक करें क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? और कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर द क्लासेस गोइंग? कैसा लग रहा है सी इंटरमीडिएट? तो हमारे साथ यहाँ पर प्रखर जुड़े हैं, चिराग हैं, अजीत हैं, निशा एंड अभिनव, तुषार। कल टीचर्स डे था, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई हमारी तेजस सर की क्लास में। वी हैव रियली एंजॉयड। आई होप कि आप लोग भी जुड़े थे और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। पहले बस मुझे ये बता दें कि यार हम लाइव आ चुके हैं या नहीं और ऑडियो आ रहा है या नहीं। कल टीचर्स डे। यस यस यस, ऑडियो भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। सो आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सीए इंटरमीडिएट मे 2024 विश्वास बैच फॉर कॉस्टिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 1 से ये बैच चालू है, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप पूरा एंड सेकंड ग्रुप में कॉस्ट एंड एफएमएसएम ऑल्टरनेट डेज में। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज फॉर कॉस्टिंग, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज फॉर एफएमएसएम। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है भाई। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग हमने शुरू किया है। पहले लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन पर डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने बेसिक शुरू कर दिया था। दूसरे में हमने सब्सटेंशियल पोर्शन बेसिक का खत्म कर दिया है और आज हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग का एक सबसे कोर पार्ट करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे और एट द एंड हम एमसीक्यूज भी करेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस हमारे बन के आ सकते हैं। राइट एवरीवन? यस, गुड इवनिंग सिद्धार्थ, राहुल सिंह, कीर्तेश, निखिल, प्रभाकर, सुमित कुमार, चिराग, कैसे हो भाई सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। तो चलिए यार फटाफट शुरू करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा लग रहा है? कॉस्टिंग प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रियल लाइफ से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो और होगा धीरे धीरे। चिंता मत करो, बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि तुम एक निर्माता हो। यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अगर हम ये सोच के पढ़ेंगे तो मेजोरिटी क्वेश्चंस, मतलब मेजोरिटी कॉन्सेप्ट जो है बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अपने आप को एक बिजनेसमैन के शूज पर रख के देखो, तब आपको मजा आएगा भाई समझने में। ठीक है एवरीवन? चलो भालो भालो, वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड, दिल से दिल से, यस। चलिए शुरू करें, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टारगेट होगा सर कि जितना अभी तक पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करेंगे और उसके बाद नया जो हम आज शुरू करेंगे, तो आज चैप्टर को एंड करना है क्योंकि परसों से हमारे लेक्चर 4 से हमको मटेरियल कॉस्टिंग चालू करना है। ठीक है जी, चलो जी। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज विश्वास बैच कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 3, जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पार्ट 3। दिस इज विश्वास बैच। वैसे तो बैच की डिटेल्स हम आपको कई बार बता चुके हैं सेपरेट वीडियोस के थ्रू भी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी पूछनी हो, तो आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जो कॉलिंग नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप डायरेक्टली उस पर कॉल करिए या तो फिर गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा खुद से। ठीक है जी? तो ये देखिए सर आपके सामने ये है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं और 10th ऑफ सितंबर तक ये क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चलती रहेंगी और 11th ऑफ सितंबर से हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर। तो हार्ड कॉपी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। वंस यू पे द फीस यू विल गेट द हार्ड कॉपी एंड फॉर नाउ टिल 30th ऑफ सितंबर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, उसकी पीडीएफ आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 101 वाले कॉम्बो को सब्सक्राइब किए होंगे, तो उनको पीडीएफ नोट्स अभी के लिए मिल जाएगी। पढ़ाई नहीं रुकेगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है जी? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी रेडी हैं, फुल्ली अटेंटिव इन द क्लास, पूरी तरह इन्वॉल्व इन द क्लास। अब आने वाले 2 घंटे के लिए आपको कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाना है, अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर मान के आज की क्लास अटेंड करनी है। आर यू गाइज रेडी? जल्दी से विक्ट्री साइन के साथ लाइव चैट में बताइए मुझे, यस सर वी आर रेडी। लेट्स बिगिन इन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लेट अस बिगिन। ठीक है जी, चलिए परफेक्ट। तो कुछ सवाल हैं बच्चों के यहाँ पर। वैसे तो यार सवाल बाद में लेना चाहिए, बट ठीक है, आज मैं तुम्हारे एक आधा सवाल जो है ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ले लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करवा दूंगा फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उसके बाद करा दूंगा। तो यस, क्या बोल रहे हैं भाई दोस्तों हमारे? सर कॉस्टिंग और एफएम अल्टरनेट डेज ना रख के बैक टू बैक 3 डेज कर दीजिए। मंजीत, मैं आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ।
फिर आप खुद बोलोगे कि नहीं सर ऑल्टरनेट बढ़िया है। देखो क्या होता है, अगर 3 डेज हम रखते हैं ना तो गैप 3 डेज से 4 डेज का आ जाता है। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने लिया तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का गैप आ गया, सब भूल जाता है इंसान। कम से कम एक दिन का गैप होगा तो उतना नहीं भूलोगे, और वैसे भी हम रिवाइज करते चलते हैं। लेकिन अगर 3-3 4-4 दिन का गैप आता है ना बैच में, तो मज़ा नहीं आता भाई। और वैसे भी ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम 5 सब्जेक्ट जनवरी तक करेंगे, और ये हमने इंडिया में सिर्फ इसी बैच में आपको ये परफेक्ट स्ट्रेटजी मिलेगी जहाँ 5 सब्जेक्ट भी हो रहे हैं और बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आ रहा है। तो ऑल्टरनेट रखने से क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल तुम ग्रुप 1 का होमवर्क कर रहे हो, कॉस्टिंग का होमवर्क नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक दिन का और गैप है, 2 दिन मिला के तो कॉस्टिंग का होमवर्क कर सकते हो, फिर 2 दिन मिला के इकोनॉमिक्स FMSM का होमवर्क कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ग्रुप 2 का बर्डन नहीं लगेगा तुमको ऑल्टरनेट होने की वजह से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे। ठीक है जी। सर डेली अपना लेक्चर आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या 5 सब्जेक्ट पर डे का? क्यों प्रेशर बढ़ा रहे हो भाई? अभी अपन को जरूर लगता है कि यार सब कर लेंगे सब कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हम इतना मंथन की इस बात पे, हम सारे टीचर्स बैठे, डिस्कस किए, और दोनों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम भी बहुत ज्यादा मिल जाए बाद में, और स्टार्टिंग में एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन भी ना हो जाए, वो सोच समझ के बोथ ग्रुप की प्लानिंग करी गई है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए भाई, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सही रहेगा इस अप्रोच से अगर आप बोथ ग्रुप के लिए आगे बढ़ते हो तो, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलेगा जी। चलो भाई, अब रिफंड के बारे में यार मैं क्लास में चर्चा नहीं करता, ठीक है, और सारी जगह पे तो आप लोग चर्चा करते ही रहते हो। तो अभी समय है ना हमारे पास, तुम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल जोर लगा दो, पीछे पड़ जाओ, लेकिन अभी जो टाइम तुमने अलोकेट किया है पढ़ाई के लिए उसमें ये सब बातें मत करो। करेक्ट है, चलेगा भाई? क्योंकि पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए ना भाई, और हमने इसीलिए तो दिया है 1 मंथ का पूरा बफर पीरियड, कि 1 मंथ तक आप फीस मत दो, आप पढ़ाई चालू रखो बस। गेटिंग इट? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग शुरू किया था, जिसके अंदर कॉस्ट क्या होता है समझा, 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझे हमने। कॉस्ट को कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में तो भाई इतनी डीपली हमने समझा, इतने प्यारे प्यारे एग्जांपल्स लेकर समझा, और अंत में हमने देखा कि कैसे कॉस्टिंग से जो डेटा सप्लाई होता है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। करेक्ट सर, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। फिर आपको मैंने सेकेंड लेक्चर के अंदर बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ाई है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कितने सारे एग्जाम्पल लिए थे। टाटा मोटर्स के लिए टाटा एस एक प्रोडक्ट है, तो टाटा मोटर्स चाहता है कि मुझे पता चले कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तब तो मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी प्राइस क्या रखनी है। तो एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं आता हूँ कॉस्ट यूनिट्स में, तो फिजिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। सीमेंट है तो टन के हिसाब से होगा, केमिकल है तो लिक्विड है, लीटर गैलन, पावर का KWH हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सर। फिर मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर समझाया था, अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर यूनिट जो है बिजनेस का सेंटर है, उसकी जवाबदारी है कि कॉस्ट को कंट्रोल करे, या वो सिर्फ कॉस्ट इनकर करता है, दे आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट सेंटर। फिर रेवेन्यू सेंटर, उसके बाद बिजनेस यूनिट्स होते हैं सर, जिनके जो हेड होते हैं वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉफिट की, तो दे आर कॉल्ड एज प्रॉफिट सेंटर। फिर हमने वो ग्रुप कंपनी वाला फंडा देखा था, टाटा सन्स वाला, तो टाटा सन्स की एक कंपनी TCS, TCS इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर फॉर टाटा मोटर्स। उसके बाद आपने मेरे साथ देखा था कि कॉस्ट सेंटर के भी 2 टाइप होते हैं भाई। कौन से 2 टाइप होते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर का मतलब है जहां पर आपका जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, कॉस्ट की लिंकेज उसके साथ है, जैसे कि मटेरियल परचेजिंग डिपार्टमेंट मैंने बताया था, जितना ज्यादा गुड्स बनेगा उतना ज्यादा मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, तो लिंकेज हो गया ना इनपुट आउटपुट का। वही अगर मैं बोलूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट बना के रखा है मैंने, तो वो तो मेरी चॉइस है कि मैं उसमें कितना पैसा बजट दे रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना एज सच नहीं है। तो ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। फिर हम लोगों ने जो अगला पार्ट चालू किया था, कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया था। बर्गर किंग का एग्जांपल लिया था, और वहां का रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट था। आपने देखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा नहीं एक बार दे दिया और हो गया, वो कॉस्ट भी बार बार देनी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती आउटपुट के हिसाब से। एक महीने का 50,000 अगर फिक्स हो गया, तो चाहे आप उस समय 1 बर्गर बनाओ या 1000 बर्गर बनाओ, आपको 50,000 ही देना है। वेरिएबल में जब हम गए थे, तो पूरी तरह जो आउटपुट पे डिपेंडेंट है वो वेरिएबल हो गया। फिर सेमी वेरिएबल में आए थे, जो एक लेवल तक फिक्स्ड रहता है उसके बाद वेरिएबल हो जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज हमने देखी थी, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपने मेरे साथ सीढ़ियां देखी थी कि कैसे सर हम लोग एक लेवल पर पहले फिक्स्ड रहते हैं, फिर जैसे ही हमारा एक क्वांटिटी लेवल क्रॉस होता है,
वो डिस्क्रीट पॉइंट क्रॉस होता है, हम तुरंत जंप करके दूसरे कॉस्ट लेवल पर आ जाते हैं, तो ये डिफरेंट हो जाता है। दिस इज स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद मैंने आप लोगों को कंट्रोलेबिलिटी के बारे में बताया था। तो एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अच्छा बताओ कि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री इज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट? क्या आंसर है आपका? सर सर रेंट तो अनकंट्रोलेबल हुआ ना। अरे मेरे भाई, कोई भी कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल अपने आप में नहीं होती। आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, उस हिसाब से आप आंसर देते हो। तो जो मेरे फैक्ट्री का सुपरवाइजर था, उसके लिए रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल थी, लेकिन मेरे फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन हेड था, उसके लिए रेंट की कॉस्ट भी कंट्रोलेबल थी। तो कितना बढ़िया आंसर दिया यहाँ पर नेहा ने, चिराग ने, हेत ने। बिल्कुल सही आंसर सर, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या बात है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद यार। बच्चों देख रहे हो, ऑल्टरनेट पढ़ रहे हो, उसके बाद भी तुमको चीजें याद हैं। और अब फिर उसके बाद हमने जो अगली चीज पढ़ी थी सर, वो थी सर नॉर्मेलिटी के हिसाब से। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो मटेरियल का खर्चा भी आ रहा है, तुम गुड्स भी खरीद रहे हो, तुम वर्कर से काम करवा रहे हो तो वर्कर को वेजेस भी पेमेंट कर रहे हो, तुम्हारी मशीन है उसका मेंटेनेंस हो रहा है, सर्विसिंग हो रही है, तुम डेप्रिसिएशन का भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो बुक्स में तुम्हारी, तुम इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे कर रहे हो। दीज ऑल थिंग्स आर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये कॉस्ट लग रही है तो दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। और ये सारी कॉस्ट क्योंकि तुम्हें पता है कि लगनी ही है, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा, जिस भी चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, तो जिस भी प्रोडक्ट की तुम कॉस्ट निकालना चाहते हो, उसमें इन सब का कुछ ना कुछ पोर्शन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में किसी दिन फायर हो जाता है, आग लग जाती है, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ, तो क्या उस नुकसान की भरपाई तुम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करके और सब्सिक्वेंटली प्राइस को इंक्रीज करके करोगे क्या? विल इट बी लॉजिकल कि मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बढ़ा दूं इस चीज के लिए कि मेरे यहाँ फायर हुआ था? अरे कस्टमर तुमको छोड़ के चला जाएगा ब्रो। तो इसके साथ सर हमारा रिवीजन होता है खत्म। तो विद दिस वी आर डन विद अवर टुडेज रिवीजन। अब मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूं और जिसमें आप लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए। चैट बॉक्स पूरी तरह एक्टिव रहने वाला है आज, तो प्लीज 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 सारे बच्चे ऐसे ध्यान दें। जय भाई बोल रहे हैं कि सर सेमी वेरिएबल वाला समझ में नहीं आया। अरे भूल गए वो प्रीपेड पोस्टपेड वाला एयरटेल का पैक था। 100 रुपए में तुमने 300 MB वाला पैक लिया, तो 300 MB तक तो तुम्हारे 100 रुपए लग रहे हैं, चाहे तुम 250 MB यूज करो, चाहे तुम 50 MB यूज करो, 100 MB यूज करो। लेकिन जैसे ही 300 MB क्रॉस होंगे ना, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लगने लगेगी। ये लैंडलाइन के बिल में होता था कि 150 रुपए का लैंडलाइन बिल तो आना है, लेकिन अगर एक लेवल के बाद तुम और ज्यादा कॉलिंग करते हो ना, तो पर कॉल या पर मिनट के हिसाब से पैसा चार्ज होता है। क्या यार भूल गए यार सेमी वेरिएबल? आ गया याद? चलो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम लोग सर एक शर्ट की मेकिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले सारे बच्चे लाइव चैट में एक डिक्लेरेशन दे दें। सर क्या डिक्लेरेशन? सर मैं एक निर्माता हूं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मैं एक निर्माता हूं। पहले फील करो, उसके बाद हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ेंगे और इस पूरी स्टोरी से आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बेसिकली ओवरऑल सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी भी समझ में आएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में सारे लोग। मैं एक निर्माता हूं, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमारे साथ इतने सारे निर्माता लोग जुड़ गए हैं। अजीत, नेहा, कथन, चिराग, निशा, प्रभाकर, गौरव, प्रखर, सिद्धार्थ, मंजीत, हेत, श्रेया, क्या बात है, शिवांक, शिवाक, गौरव, दिव्याक्षी, हीत, निखिल, बहुत बढ़िया। सो इतने सारे निर्माताओं को इस सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक शर्ट, जैसे कि यहाँ पर आपको पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट दिख रही है। थोड़ा सोचते हैं यार, इस शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती होगी। अभी मैं कोई कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पहले अपन पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं शर्ट बनने की, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे। सर मुझे लगता है कि शर्ट को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्टूबर में चालू हो जाएगा रोहित भाई, बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट भी करने वाले हम लोग। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बात करता हूँ फैब्रिक की। आपको फैब्रिक चूज करना पड़ेगा। अच्छा फैब्रिक भी खरीद के लाना पड़ेगा, तो उसकी भी कॉस्ट लगती है।
या तो आप खुद बनाते हो या तो आप खरीद के लाते हो। अब एग्जाम्पल ले लो ना, कोई टेलर मास्टर के पास जाओगे और आपको शर्ट बनवानी है, और उसी टेलर मास्टर ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स रखे हुए हैं, वो आपको रेट भी बताता है कि ये वाला फैब्रिक इतने रुपए का, ये वाला फैब्रिक इतने रुपए का। तो सबसे पहली चीज आती है चॉइस ऑफ फैब्रिक, ठीक है सर। फिर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे यार इस डिजाइन का शर्ट बनाना है, जैसे ये शर्ट दिख रही है आपको, इसकी भी एक पर्टिकुलर डिजाइन है, तो आपको उसकी पैटर्न डिसाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो उसका ना एक ड्राइंग बनता है। कोई भी आप अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे ना, तो वहां पर ना वो लोग फैब्रिक चूज कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कस्टमर ने डिजाइन बताई है या फिर जो भी कंपनी अपना डिजाइन लॉन्च कर रही है, उसकी पूरी ड्राइंग होती है। जब तक आप वो ड्राइंग अपने वर्कर्स को नहीं दोगे, वर्कर्स मतलब वो जो भी हमारे टेलर मास्टर लोग हैं बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है ना, बहुत सारे टेलर्स बैठते हैं भाई फैक्ट्री में, तो उनको ना एक पूरी ड्राइंग दी जाती है कि भाई इस तरीके से आपको कटिंग करनी है, इस तरीके का आपको शेप देना है। ये हो गया पैटर्न मेकिंग। बिल्कुल सर। जब आप उनको पैटर्न बता देते हो, तो वो क्या करते हैं, पेंसिल लेके ना, जो पूरा कपड़े का एक प्लेन रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है ना, उसमें वो पूरी ड्राइंग बनाते हैं बिल्कुल सेम साइज की। उसमें वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर एम साइज होगा तो ऐसी ड्राइंग बनेगी, एल साइज होगा तो ये ड्राइंग बनेगी, एक्सएल साइज होगा तो ये ड्राइंग बनेगी, और उस हिसाब से फिर कटिंग करते हैं। अब छोटी यूनिट होती है तो कटिंग कैंची से होती है, बड़ी यूनिट होती है तो कटिंग भी मशीन से हो जाती है। जो शायद आप कंप्यूटर में कमांड दे दोगे कि ये मेरा ड्राइंग है, ये मेरा डिजाइन है, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कटिंग कर देगा एकदम फिनिशिंग वाली। तो ये भी एक चीज होती है सर इसके अंदर। मजा आ रहा है ना सर? क्या फील आ रहा है सर मैन्युफैक्चरर होने का? अब एक बार जब कटिंग हो गई, तो ऐसे सिंगल प्लेन शर्ट तो कोई पहनता नहीं है। आगे का पोर्शन भी होता है, पीछे का पोर्शन भी होता है, और फिर बीच में स्टिचिंग होती है। तो अगला स्टेप आता है स्टिचिंग। अच्छा, एक यूनिट होती है तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं भाई। फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर होते हैं जो स्टिचिंग का काम कर रहे होते हैं। आपने इसको 5 शर्ट दिए, उसको 5 शर्ट दिए, इसको 4 शर्ट दिए, ऐसे सब लोग काम कर रहे हैं। बराबर है? फील कर पा रहे हो फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है सर बटन की बात। तो आपकी शर्ट बन गई है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लगनी, जैसे कॉलर के अंदर भी कुछ कुछ जगह पर कॉलर के अंदर एक स्पेशल मटेरियल लगता है, और बटन्स भी लगती हैं। ठीक है, ये सारी चीज भी आपको उसमें लगानी होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, जब पूरा शर्ट बन जाता है ना मेरे भाई, तब क्या बहुत सारी जगह पे ना एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकले होते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अगर तुम ऐसे खरीदने जाओगे और तुमको थ्रेड दिख रहा होगा ना, तो तुमको ना क्वालिटी खराब लगेगी शर्ट की। तो थ्रेड ट्रिमिंग भी एक प्रोसेस होती है कि जहां भी एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हुआ है स्टिच करने के बाद, वो भी कट कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा फिनिश्ड वे में दिखे तुम्हारा शर्ट। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये कंपनी क्या करती है ना, ये कंपनी जो लोगो उनको लगाना है, लोगो, उसकी एक पर्टिकुलर मशीन आती है। अब क्या है भाई, इनके पास वो मशीन है नहीं क्योंकि मशीन महंगी आती है। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी शर्ट बनती जाती है ना, एक थर्ड पार्टी को शर्ट भेजते हैं, और वहां से लोगो लग के आ जाता है। क्या समझे मेरी बात को? ये काल्पनिक स्टोरी है ना, हो सकता है कि उनके पास भी मशीन हो, लेकिन अभी जो मैं परिस्थिति ले रहा हूं उसके हिसाब से जो भी शर्ट्स बनती हैं, उन शर्ट्स को हम भेजते हैं थर्ड पार्टी के पास, जिसके पास लोगो की मशीन है, और उसको अपना लोगो बता के आ गए हैं, वो हमारा लोगो थप्पा उसके ऊपर लगा के हमको वापस दे देता है। बराबर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज आती है प्रेसिंग। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिंग? प्रेसिंग मतलब सर प्रेस करना, आयरन करना, है ना? अलग अलग वर्ड, इस्त्री करना, ये सब। तो वो भी होगा तभी तो अच्छा दिखेगा ना शर्ट। उसके बाद फिर भाई ये सब काम एक वर्कशॉप में हो रहा है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो वर्कशॉप बहुत गंदी हो गई या उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर फैक्ट्री में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तो काम प्रोडक्टिवली नहीं होगा। बिल्कुल सर, उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। एक ऑफिस भी होता है, उस ऑफिस के अंदर जो है कस्टमर केयर वाले भी बैठते हैं। उस ऑफिस में डिसीजंस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो डिजाइनिंग प्लानिंग की जो सारी चीजें वो ऑफिस के अंदर होती हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि एक कंपनी जो सिर्फ एक शर्ट बनाती है, उसका और कोई काम नहीं है, तो जब वो एक शर्ट की कॉस्ट निकालने जाएंगे, जब वो एक शर्ट की कॉस्ट निकालने जाएंगे, तो क्या वो सिर्फ मटेरियल और वो जो वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं बस उतना ही उनको इंक्लूड करना चाहिए? नहीं सर। आप जब इस गुड्स को बेचने जा रहे हो ना, तो सिर्फ उसको बनाने के खर्चे नहीं है सर, कंपनी को चलाने के भी खर्चे हैं, मैनेजमेंट वाले लोगों के भी खर्चे हैं, अकाउंटेंट की भी सैलरी है, एडमिन वालों की भी सैलरी है, स्टेशनरी के खर्चे हैं। अच्छा, फैक्ट्री की साफ सफाई रखने के लिए जो हम क्लीनिंग मटेरियल लेकर आते हैं उसके खर्चे हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं ना,
तो उन सारी चीजों का इफेक्ट हमारी कॉस्ट में आना चाहिए। क्या आप खुद एक निर्माता की तरह सोच के देखो, अगर आप अपने शर्ट की कॉस्ट निकालने जा रहे हो तो क्या आपको सिर्फ वो कॉस्ट लेनी चाहिए जो शर्ट को बनाने में लगी है? सर फिर बाकी की कॉस्ट कैसे रिकवर करूंगा मैं, कैसे प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा? अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में और जो दूसरे खर्चे हो रहे हैं, अगर उनके कॉस्ट का एक हिस्सा मेरी शर्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा सर? तो वी हैव टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। तो चलिए सर, आप सभी लोग नोटबुक निकाल लीजिए और आप सभी लोग पेन निकाल लीजिए। मैं अभी आपको एक बढ़िया सी चीज़ लिखवाने वाला हूँ और यहाँ पर हम लोग कुछ हाइपोथेटिकल नंबर्स लेंगे और उसके बेसिस में समझेंगे कि एक शर्ट की कॉस्ट हमारी कितनी आती है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आ चुके हैं हम L3 में। यहाँ पर मैं रूलर वाली लाइंस ले लेता हूँ, बिल्कुल सर। और यहाँ पर मैं पेन लेके तैयार हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, समझ रहे हो? एग्जाम्पल अब आप लिख सकते हो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है तो आपको मेरे साथ लिखना है। ठीक है। पीके एंड कंपनी आर मैन्युफैक्चरर, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट। पीके एंड कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है शर्ट की। they have appointed they have appointed a consultant to know accurate cost for 1 unit of their shirt। शर्ट इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो पीके एंड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप मान लो या प्रोप्राइटरशिप मान लो। वो शर्ट के मैन्युफैक्चरर नहीं, आप फेयर कॉपी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव अपॉइंटेड अ कंसल्टेंट टू नो द एक्यूरेट कॉस्ट फॉर 1 unit ऑफ शर्ट। ठीक है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स गिवन। फॉलोइंग डिटेल्स आपके पास दी। अब क्या आपका एक माइंडसेट बन गया कि शर्ट कैसे बनता है? अब जब मैं एग्जांपल लूंगा ना तो आपको समझने में थोड़ा आसान पड़ेगा, उतना मुश्किल नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर। तो क्या डिटेल्स दिया हुआ है हमारे पास? फैब्रिक यूज्ड 2 मीटर per shirt and purchased at the rate of 600 per मीटर। ये पहला बुलेट पॉइंट है कि जो हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं शर्ट को बनाने में, वो 2 मीटर लगता है हमको। एक शर्ट बनाने में 2 मीटर फैब्रिक लगता है और वो जो हम फैब्रिक खरीद के लाए हैं ना, वो 600 रुपए पर मीटर की कॉस्ट का है। ठीक है सर। 6 hours of direct worker 6 hours of direct worker are used to make 1 shirt। मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ ना कि जितने भी वर्कर्स मेरे यहाँ हैं, उनको स्टिचिंग एटसेट्रा में कितना टाइम देना पड़ता है, कटिंग स्टिचिंग एटसेट्रा में टोटल कितना टाइम देना पड़ता है ताकि एक शर्ट बने, तो 6 घंटे देने पड़ते हैं। वेज रेट ऑफ वर्कर्स इज रुपीज 60 पर आवर। जो भी वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं ना, मैंने ऐसा मॉडल रखा है मेरे यहाँ कि भाई तुम आओ, बढ़िया, तुमको जो काम दे रहा हूँ दो, जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से पैसा लेते जाना।
मान लो भाई किसी टेलर को मन है कि आज 10 घंटे खींचना है, तो 10 घंटे इंटू 60 600 रुपये लेके जाओ। कोई 4 घंटे के लिए आया है 240 रुपये लेके जाओ। जब आप आओगे आप बता दो कितने घंटे के लिए काम करना है, उस हिसाब से आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो वेज रेट हमने फिक्स करी है 60 रुपीज़ फॉर 1 आवर फॉर 1 वर्कर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। टोटल कॉस्ट ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड एंड बटन इन द मंथ। अच्छा क्या करते हैं ना हम लोग, बार बार ये थ्रेड और बटन बार बार खरीदने नहीं जाते, एक महीने का सीधा खरीद लेते हैं, क्योंकि ऐसे गिनते थोड़ी बैठेंगे कि किसमें कितने बटन लगे हैं और एक बटन कितने रुपए का आया, ऐसा नहीं होता भाई। ये बटन वटन चीजें सब बल्क में खरीदी जाती हैं। जो धागे होते हैं ना, ये भी मीटर वीटर के हिसाब से नहीं, वो डब्बी के हिसाब से खरीदे जाते हैं। तो पूरा बॉक्स खरीद लेते हैं हम लोग एक अंदाजा लगा के। तो ऐसा माना गया है भाई कि एक महीने में करीब करीब 5,000 रुपये का खर्चा हमारा ये धागे में और बटन एटसेट्रा में हो जाता है। सारी शर्ट में जो हम टोटल लगा देते हैं ना, 5,000 का खर्चा। एक शर्ट का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल हम पूरे महीने में जो थ्रेड खरीद के लाए हैं, बटन्स खरीद के लाए हैं, इनका 5,000 का हमारा एक्सपेंडिचर है। अगला सर, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया थ्रेड एंड बटन। थ्रेड एंड बटन के बाद एक और चीज देखते हैं सर, लेट्स गो ऑन टू द वन मोर थिंग। देयर इज अ फ्लोर सुपरवाइजर। भाई जिस फ्लोर में ये सारे टेलर लोग काम कर रहे हैं ना, हमने एक सीनियर बंदा लगा के रखा है, उस फ्लोर सुपरवाइजर। देयर इज अ फ्लोर सुपरवाइजर who get salary of ₹25,000 पर मंथ। तो भाई इसका काम जो है वो टेलरिंग का नहीं है। ये क्या देखता है ना कि जैसे एक बंदे ने बोला 6 घंटे काम करेगा, तो वो हिसाब किताब रखेगा कि भाई हाँ, ये बंदा इतने बजे आया था 6 घंटे में गया है, ये बंदा इतने बजे आया था इतने घंटे में गया। मतलब वो ये देखेगा कि कहीं कोई मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। उस दिन नहीं बताया था मैंने तुमको, वो ये देखेगा कहीं कोई वर्कर लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, ताकि जितना भी समय है ना वो वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है सर, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसके बाद सर क्या हुआ अगला, अकाउंटेंट इज पेड सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। अच्छा, अकाउंटेंट भी रखा है क्योंकि कंप्लायंसेस भी करने होते हैं, जीएसटी वीएसटी, अकाउंटिंग, बिल विल बनाना, इनवॉइसेस, परचेजिंग की एंट्री करना, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना। तो एक अकाउंटेंट की भी जरूरत है, जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पार्ट टाइम भी नहीं, फुल टाइम मान लो, अकाउंटेंट कम मैनेजर। ठीक है सर, उसको हम 15,000 रुपये पर मंथ देते हैं। कूल सर, नो प्रॉब्लम। सर उसके बाद और क्या करोगे आप? लो भाई, उसके बाद भी अपन समझते हैं और क्या करना है। सर देर आर सर्टेन अदर फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट। रेंट मुझे देना पड़ता है वर्कशॉप में जहां काम चल रहा है, उसका रेंट है मान लीजिए आप 40,000 पर मंथ। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो चलो छोड़ देता हूं मैं। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। अच्छा, मशीन्स होंगी क्या यहाँ पर हमारी? सर बिल्कुल मशीन्स होंगी, सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर हमारी मेंटेनेंस, जो जितनी भी मशीन्स हैं वो टेलरिंग वाली और जो कैंची वेची रखी है, इन सब का मेंटेनेंस का मान के चलो आप 10,000 रुपये का खर्चा महीने का आ जाता है। कभी कोई मशीन गड़बड़ है, कभी कोई मशीन गड़बड़ है, तो नॉर्मल बेसिस पे चलता रहता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। और फिर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स। सारी मशीन्स का डेप्रिसिएशन मिला के है महीने भर का 15,000 रुपये, या कम कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन तो कम ही होगा, लेट्स से 4,000 रुपीज़, क्योंकि एक महीने का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो अभिनव भाई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो सिर्फ अकाउंटेंट है ना। चिंता क्यों कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही लिखी है मैंने सैलरी, कोई कम नहीं है। अपने आप को क्यों रख के देख रहे हो, तुम तो वैसे भी मैन्युफैक्चरर हो, तुम्हें तो ऐसा बोलना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है 15 में मिल गया, मेरा पैसा कम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर एटसेट्रा, जो भी हमारा फ्यूल व्यूल का खर्चा होता है, वो सब मिला के आ रहा है मान लीजिए आप ₹15,000 पर मंथ अगेन। ठीक है, ये सारे खर्चे हमारे हुए हैं सर। तो फैक्ट्री के खर्चे हो गए सर,
अच्छा, ऑफिस ऑफिस स्टाफ एंड अदर एक्सपेंस। जो मेरा पूरा ऑफिस चल रहा है ना, उसके जितने भी खर्चे होते हैं, ऑफिस में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक रिसेप्शनिस्ट है और एक कस्टमर केयर वाला बंदा है जो कॉलिंग्स लेता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, और बाकी वो प्रिंटिंग मशीन रखी हुई है एटसेट्रा बिल विल बनाने के लिए। ये सब कुछ मिला के टोटल खर्चा हमारा हो जाता है 20,000 रुपये ऑफिस मेंटेन करने महीने का। उसके बाद क्या है भाई, डिलीवरी चार्जेस। क्या होता है, आप जो शर्ट बनाते हो ना, तो आपने बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉमिस किया है जो लोग बल्क में लेते हैं कि हम आपको घर तक पहुंचा के देंगे, फैक्ट्री से आपकी यूनिट तक पहुंचा के देंगे, आपके प्रेमाइस तक पहुंचा के देंगे आपको शर्ट्स। तो डिलीवरी चार्जेस वहां पर आपको लग जाते हैं करीबन पूरे महीने भर के। अगर डिलीवरी चार्जेस की बात करूँ तो 8,000 रुपीज़ के खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब मैं क्या, बल्क में वो पन्नी वन्नी लेके आता हूँ जिसमें शर्ट रखनी है ना, और डब्बे जो है वो सब लेके आता हूँ पूरे महीने भर में करीबन। अगर मैं मानूँ तो प्राइमरी पैकिंग में मेरा खर्चा हो जाता है, मान के चलो आप 6,000 रुपये का। अच्छा, जब हम डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, डिलीवरी, तो डिलीवरी करते समय भी हमको एक पैकिंग करनी पड़ती है। आप सीधे वो डब्बा ट्रक में नहीं रख सकते, नहीं तो खुल जाएगा। तो आपको ना कार्टन्स करने पड़ते हैं। कार्टन्स पता है सबको? डू यू अंडरस्टैंड कार्टन्स? अरे कार्टून होते हैं ना जिसमें अपन लोग सामान रखते हैं ताकि वो जमा रहे, स्टैक्ड रहे, वहां पे निकले ना। तो कार्टून वार्टून के खर्चे भी अगर मिला लूँ 2,000 रुपये के महीने भर के, वो भी खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या है, हमने बाहर ना एक शोरूम रखा हुआ है, एक शोरूम है, उस शोरूम का भी हमें रेंट देना पड़ता है। तो छोटा सा शोरूम हमने लिया है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी रेंट नहीं, उसका 10,000 रुपये पर मंथ का रेंट देना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ शोरूम की। भाई, तुम शर्ट बनाओगे यूनिट, लेकिन तुम्हारा ब्रांड भी है, तुम्हें बेचना भी है, B2B नहीं है, तुम B2C भी बेच रहे हो, तो तुम्हें एक शोरूम भी रखना पड़ेगा, शोरूम रेंट। उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा करते हो तुम, डिजिटल मार्केटिंग, होर्डिंग वोर्डिंग बोर्डिंग वोर्डिंग लगाते हो, उसका तुम्हारा बजट है पूरे महीने में 6,000 रुपये के खर्चे तुम इसमें कर देते हो। ये बहुत सारे खर्चे सर हम लोगों ने ले लिए हैं, मोस्ट ऑफ द इसमें आ गए हैं वैसे मेरे हिसाब से, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाकी तो क्या, इसकी कोई लिस्ट खत्म नहीं होती है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया है। अच्छा, कितने बच्चों ने यहाँ तक मेरे साथ लिख लिया है पहले तो, कि भाई एक कंपनी है जो शर्ट बना रही है, अभी सिर्फ हम ना एक एक करके उनके जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी लिस्ट बनाते जा रहे हैं, कि भाई वो फैब्रिक यूज करते हैं शर्ट बनाने में, 6 घंटे का उनका एक शर्ट बनाने में वर्कर लगता है, वेज रेट ऑफ वर्कर है, टोटल कॉस्ट ऑफ थ्रेड हमको पता चल गई महीने भर में, धागा बागा का कितना खर्चा आ रहा है, उसके बाद मशीनों का कितना डेप्रिसिएशन, ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजें कर ली सर। आगे हम आते हैं सर, और आपको मैं बता दूं, इन अ मंथ वी प्रोड्यूस वी प्रोड्यूस वी प्रोड्यूस 1,000 शर्ट्स। तो मैं ना पूरे महीने में 1,000 शर्ट्स बनाता हूँ, इस बात को मत भूलना, ठीक है सर? हम पूरे महीने में 1,000 शर्ट्स बनाते हैं, बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। अब आपको निकालना क्या है, ये तो आपको पहले से दिया हुआ था, निकालना क्या है, आपको निकालना है। ओ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। तो कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ शर्ट, मतलब तुम्हें ये पता करना है कि एक शर्ट की कॉस्ट तुम्हारी कितनी है। अभी सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया ये जानने के लिए कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मैं पूरी फैक्ट्री में ये सारे खर्चे कर रहा हूँ, मैं एक निर्माता हूँ, मैं ये सारे खर्चे कर रहा हूँ, तुम मेरे को ये बताओ एक शर्ट का खर्चा मेरा कितने रुपए का पड़ा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। अब क्योंकि इतने सारे खर्चे हैं ना सर, तो एक स्ट्रक्चर तरीका होना चाहिए कॉस्ट निकालने का। अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बना रहेगा ना कॉस्ट निकालने का, तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, कुछ छूटेगा नहीं। अब मैं बताता हूं तुमको स्ट्रक्चर्ड तरीका क्या है। सबसे पहले तुम इस बात को समझो सर, कि तुम्हारी जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहता है, उसमें मेजरली 3 एलिमेंट होते हैं सर। मेजरली उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। कौन से 3 एलिमेंट होते हैं मेजरली, समझने की कोशिश करते हैं सर। सबसे मेन एलिमेंट होता है मटेरियल, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा होता है सर हमारा
लेबर, और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब मैं बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर। चलो अदर एक्सपेंसेस ही लिख देता हूं। अदर मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ के। अच्छा, अब जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं ना, तो मटेरियल में भी कुछ मटेरियल ऐसे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मटेरियल के अंदर भी कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मुझे पता है कि कितने रुपए का मेरी शर्ट में लगा हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो जो फैब्रिक तुम लेकर आए थे वो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली पता है, ट्रेसेबल है, डायरेक्टली पता है कि इतने रुपए का मटेरियल मेरा एक शर्ट बनाने में लगा है। तो मटेरियल के अंदर भी अगर मैं दो पार्ट बनाऊं या दो क्लासिफिकेशन बनाऊं, तो सर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली मैं जानता हूं कि मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कितने रुपए के लगे हुए हैं। मैं याद दिलाऊं आप लोगों को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब याद दिलाऊं, वही हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ा हुआ था, बेसिक्स काम आने वाला है, स्टिक टू द बेसिक्स। मटेरियल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैसे सर? सर ऐसा मटेरियल जिसमें मैं ये जान पाता हूं कि वो कितने रुपए का मेरे एक शर्ट को बनाने में लगा है, वो मेरी शर्ट की कॉस्ट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है। फॉर माई एग्जाम्पल इट इज फैब्रिक, कि फैब्रिक का कॉस्ट मुझे पता है कि एक शर्ट बनाने में कितना लगा है। लेकिन सर यहां कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो आपको नहीं पता कि एक शर्ट में कितने रुपए के लगे, जैसे कि थ्रेड और बटन का जो खर्चा है, थ्रेड और बटन का जो एक्सपेंडिचर है, वो तो पूरे महीने का पता है। क्या आपको ये पता है कि एग्जैक्टली एक शर्ट में कितने सेंटीमीटर धागा लगा, कितने बटन लगे, एक बटन कितने रुपए का आया, एक सेंटीमीटर धागा कितने रुपए का आया? क्या आप इतनी माइन्यूट लेवल तक जाते हो? नहीं सर, नहीं जा पाते। और बताता हूं मैं, इनडायरेक्ट के और एग्जांपल बताता हूं तुमको। सर क्या होता है ना, हमारी जो मशीन्स है ना, जब बहुत ज्यादा चल जाती है ना मशीन टेलरिंग वाली, तो उसमें ना ऑयलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो आप देखोगे अगर कभी टेलर मास्टर के पास ना, तो एक ऐसी बॉटल रहती है जिसमें से एकदम सुई जैसी निकली होती है, उससे वो ना ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालते रहते हैं बीच बीच में। जैसे अपन नहीं बचपन में साइकिल चलाते थे तो ऑयलिंग करवाते थे, वैसे ही मशीनों में भी ऑयलिंग करती रहनी पड़ती है। तो ऑयल भी तो एक मटेरियल है जो मैं फैक्ट्री में खरीद के लाया हूं। बट क्या ऑयल, तुम बता सकते हो कि तुम्हारी शर्ट में कितने रुपए का ऑयल लगा है? अरे ये ऑयल से थोड़ी शर्ट बन रहा है, वो थोड़ी ट्रेसेबल कॉस्ट है जो मैं बता पाऊं। तो फील कर पा रहे हो भाई और बहनों? आर यू एबल टू फील कि सर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको यहाँ पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब? अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसी मटेरियल की कॉस्ट, ऐसी मटेरियल की कॉस्ट जो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाऊं कि एक शर्ट को बनाने में कितने रुपए की लगी है, विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट। लेकिन मटेरियल की ऐसी कॉस्ट जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि एक शर्ट में कितने की लगी, दैट इज इनडायरेक्ट। तो थ्रेड हो गया, बटन हो गया। अच्छा, वर्कशॉप में साफ सफाई होती रहती है, तो साफ सफाई के लिए क्या होता है कि ये लोग वो फिनाइल विनाइल लेके आते हैं, फ्लोर क्लीनर लेके आते हैं, हार्पिक लेके आते हैं, है ना, ताकि भाई फर्श वर्श सब क्लीन रहे। और एक क्लीनिंग का भी स्टाफ है जो साफ सफाई करके चला जाता है सुबह। तो क्लीनिंग मटेरियल जो तुम लेकर आए हो वो भी तो इनडायरेक्ट कहलाया ना? क्या उसका कोई प्रोडक्ट से लेना देना है? जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, जो तुम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उससे फिनाइल का क्या लेना देना, उससे हार्पिक का क्या लेना देना? आर यू गेटिंग इट? नॉट ट्रेसेबल। अगली बात, चौक। मैंने बोला वो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग, वो हमारे जो मास्टर लोग हैं वो ड्राइंग करते हैं, टेलर मास्टर लोग शर्ट के ऊपर पैटर्न बनाते हैं, तो उसके लिए ना चौक का डब्बा खरीद के लाए हैं लोग। उसकी भी कॉस्ट आ रही, वो भी एक मटेरियल है। क्या करोगे उसका? वो भी तो इनडायरेक्ट हो गया। अच्छा, ऑफिस भी है मेरा, मैंने बताया था ऑफिस का खर्चा आ रहा है 20,000 रुपए का। उस 20,000 रुपए में ना, उस 20,000 रुपए में, मेरे ऑफिस के उस 20,000 रुपए में, मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को कि प्रिंटिंग भी होती है, स्टेशनरी का भी खर्चा होता है, वहाँ पेन भी खरीदनी पड़ती है, पेपर्स भी खरीदने पड़ते हैं, A4 साइज के बिल्स काटने के लिए। ये भी तो मटेरियल है, ये भी तो मटेरियल है। क्या ये प्रोडक्ट में यूज होने वाला मटेरियल? नहीं, इनडायरेक्ट। आई होप आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब चलते हैं लेबर में। अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं, सब लिखवाऊंगा ना, अभी चर्चा हो रही है, चर्चा करने के बाद हम इसे लिखेंगे भी, ठीक है? सर एक ऐसा वर्कर है हमारे यहाँ जो एक्चुअली शर्ट बनाने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट वर्कर जो अपने 6 घंटे देता है शर्ट को बनाने में, जो अपने 6 घंटे देता है, एक डायरेक्ट वर्कर है शर्ट को बनाने में, और उस वर्कर को हम 60 रुपीज देते हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 60 इंटू 6
मतलब एक शर्ट को बनाने में 360 रुपीज की वेजेस पे करनी पड़ रही है, लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। एक शर्ट बनाने में 60 रुपीज 1 आवर, तो 6 घंटे का 360 रुपए पे करना पड़ रहा है आपको वर्कर को। ये ट्रेसेबल है पूरी तरह, क्योंकि आपको पता है कि ये 360 रुपए एक शर्ट बनाने के लिए तुमने पे किए हैं। आर यू गेटिंग इट गाइस? आर यू गेटिंग इट? टेल मी एवरीवन, जल्दी बताइए। ठीक है सर। अब आते हैं लेबर में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हो गया, लेट्स कम टू इनडायरेक्ट। आपको मैंने बताया था फ्लोर सुपरवाइजर है। तुम जो फ्लोर सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हो, शर्ट के हिसाब से थोड़ी दे रहे हो, तो 1 महीने की दे रहे हो ना। तो जो तुम्हारा फ्लोर सुपरवाइजर है, जिसको तुम 1 महीने का 25,000 रुपए सैलरी दे रहे हो, वो बंदा कितने शर्ट बन रहे उसके हिसाब से थोड़ी पेमेंट पा रहा है। उसको तो फ्लैट 25,000 मिलेगा। तो बताइए, उस फ्लोर सुपरवाइजर की सैलरी एक शर्ट की कॉस्ट निकालते समय डायरेक्ट कहलाएगी या इनडायरेक्ट कहलाएगी? याद है सिविल इंजीनियर वाला एग्जांपल? अगर वो सिविल इंजीनियर एक साथ बहुत सारे जॉब्स में काम कर रहा था तो तुम उसे इनडायरेक्ट मान रहे थे। अगर वो सिविल इंजीनियर डेडिकेटेडली एक ही वर्क पर काम कर रहा था, तो जब उस वर्क की कॉस्ट निकाली जा रही थी तो वो डायरेक्ट हो गया था। लेकिन फॉर दिस एग्जाम्पल, ये फ्लोर सुपरवाइजर तो एक कॉमन कॉस्ट कहलाई ना, जो सारे वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, सारी शर्ट जो बन रही है उसको ओवरऑल चेक कर रहा है कि सब सही हो रहा है कि नहीं। इनडायरेक्ट, वेरी नाइस। फिर अदर एक्सपेंसेस में सर हमारे वो आइटम आते हैं जो ना तो मटेरियल हैं ना तो लेबर हैं। ऐसे आइटम जो ना तो मटेरियल ना तो लेबर हैं, लेकिन वो भी खर्चे में हैं। अब उसमें से अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तुमको, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने हमारे एग्जांपल में लिया है वो है सर, जो थर्ड पार्टी से हमने लोगो बनवाया था ना। इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा, वो भी ऐड कर देता हूं मैं। चलो, किसी भी एक पॉइंट में ना वो भी ऐड कर देना साथ में, जहां पर अगर लाइन में जगह हो तो। जैसे ये है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिसिटी पावर। इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ में एक और चीज ऐड कर रहा हूं जो मेरी फोटो में था, दैट इज थर्ड पार्टी लोगो चार्जेस। तो वो हमसे ना 20 रुपीज पर शर्ट पैसा लेते हैं। मतलब हम जितनी भी शर्ट उनको भेजते हैं कि लो भाई एक शर्ट में लोगो बना दो, तो एक शर्ट में लोगो लगाने का 20 रुपए लेते हैं। बताइए मुझे सारे बच्चे, ये मटेरियल की कॉस्ट तो है नहीं, ये लेबर की कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉय थोड़ी काम कर रहे हैं। तुम तो किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो कि आप लोग मुझे लोगो बना के, लोगो लगा के दीजिए शर्ट में। अब लोगो लगाने का 20 रुपए लग रहा है, तो क्या तुम्हें क्लियरली पता है कि एक शर्ट में कितने रुपए का लोगो मेकिंग चार्जेस जा रहा है? 20 रुपीज का। डायरेक्ट हो गया, ट्रेसेबल हो गया। तो कोई भी चीज अगर डिसाइड करनी कि डायरेक्ट में लेनी है इनडायरेक्ट लेनी है, पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट को फील करो। मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एक शर्ट। क्या एक शर्ट बनाने में लोगों का खर्चा कितने रुपए का आ रहा है? लोगो बनवाने का खर्चा वो पता है तुमको? सर पता है, 20 रुपए। बस बात खत्म। डायरेक्ट हो गया, वो ट्रेसेबल हो गया। मजा आया? ठीक है सर, वेरी गुड। ये हो गया डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। अब आता हूं मैं इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस में। तुम मुझे बताओ, रेंट का खर्चा क्या मटेरियल है? क्या लेबर है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि एक शर्ट बनाते समय कितने रुपए का रेंट पे करना पड़ता है? कैसी बात कर रहे हो सर? रेंट तो एक कॉमन कॉस्ट है जो मंथली लेवल पर पे करनी है। अकाउंटेंट की सैलरी मंथली लेवल, शोरूम का रेंट सर मंथली लेवल, ऑफिस के खर्चे सर मंथली लेवल, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे सर मंथली लेवल। ये सारे वो खर्चे हैं जो एक यूनिट ऑफ शर्ट बनाने में कितने रुपए के लगे नहीं पता, नहीं पता। आर यू गेटिंग इट गाइस? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल दिल से भाई शिवम, बिल्कुल दिल से। तो यहां पर मैंने आपको एक ओरल डिस्कशन के थ्रू 6 कंपोनेंट बताए हैं, 6 एलिमेंट बताए हैं कॉस्ट के। पहले 3 बेसिक क्लासिफिकेशन किया, मटेरियल, लेबर और अदर। फिर मटेरियल के अंदर भी 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के अंदर भी 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी तुम्हारे इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हैं, ये बात तो श्योर है, ये बात तो पक्की है कि तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता कि वो एक शर्ट में कितने रुपए के लगे हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, प्लीज सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
देखो डायरेक्ट मटेरियल में जो क्लासीफाई हो गया वो तो तुमको पता है शर्ट में कितने रुपए का लगा है। डायरेक्ट लेबर में जो क्लासीफाई हो गया वो भी तुमको पता है एक शर्ट में कितने रुपए का लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो तुम्हारा क्लासीफाई हो गया वो भी तुमको पता है एक शर्ट में कितने का लगा है। लेकिन जो भी चीजें इनडायरेक्ट नेचर की हैं वो एक शर्ट में कितने रुपए की लगी अभी तुमको नहीं पता, क्योंकि तुम्हें उसकी टोटल वैल्यू पता है, कॉमन कॉस्ट पता है। एक शर्ट में कितने का लगा ये नहीं पता। ठीक है सर, नहीं पता। पहले एग्री करो इस बात को। अकाउंटेंट की सैलरी इनडायरेक्ट में आएगी, बिल्कुल इनडायरेक्ट में आएगी भाई। तुम खुद सोचो ना मेरे भाई, अकाउंटेंट जो है वो एक शर्ट में कितने रुपए की सैलरी दे रहे हो तुम अकाउंटेंट को। अच्छा तुम अकाउंटिंग करने आए हो, चलो एक शर्ट बनी लो 5 रुपए की अकाउंटिंग। अबे ऐसे थोड़ी होता है। तो 15,000 रुपए की सैलरी दे रहे ना तुम, तो एक शर्ट बनाने में कितने रुपए की अकाउंटेंट की सैलरी, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है भाई, तो पूछने का भी सवाल नहीं है। ठीक है, चलो बिल्कुल ड्रॉ करना है, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल ड्रॉ करना भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया सर हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम बोलते हैं सर टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का नेचर एक जैसा है कि ये तीनों कॉमन कॉस्ट है जो ट्रेसेबल नहीं है, नॉन ट्रेसेबल। समझे क्या? तो मटेरियल का इनडायरेक्ट वाला पोर्शन, लेबर का इनडायरेक्ट वाला पोर्शन और अदर एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट वाला पोर्शन, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गए हमारे नॉन ट्रेसेबल पार्ट टोटल। इसको प्यार से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इसको प्यार से कहा जाता है ओवरहेड्स। क्या कहा जाता है दोस्त? ओवरहेड्स। तो एक नया शब्द आपकी डिक्शनरी में आज जुड़ने जा रहा है जिसका मतलब है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं सारी की सारी हमारे प्रोडक्शन में, जो भी कॉमन खर्चे लग रहे हैं इनडायरेक्ट, उनका टोटल कहलाता है ओवरहेड्स। क्या यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? डायग्राम बनाइए यहां तक मेरे साथ आप लोग। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आता है मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग, अदर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग। तीनों इनडायरेक्ट वाली चीजों को जब तुम एग्रीगेट कर देते हो, दे आर कॉल्ड एज टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर एक सिंगल वर्ड ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स। अच्छा अभी इसके बाद ना, अभी तो मैं चार्ट बनवा रहा हूं, इसके बाद मैं पूरा स्टेटमेंट बनवाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉस्ट निकलेगी पूरी शर्ट की। चिंता बिल्कुल मत करना तुम लोग, ठीक है? बिल्कुल सर। अब ओवरहेड्स के अंदर भी तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। ओवरहेड्स के अंदर हम लोग तीन बंटवारे करते हैं। वैसे तो टोटल ओवरहेड्स हमको मिल चुके हैं, लेकिन हम इसको भी तीन नामों से बांटते हैं। उसके पीछे भी बहुत रीजन है भाई, लॉजिक है। सर जितने भी खर्चे हमारे इनडायरेक्ट नेचर के और जो फैक्ट्री में लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जितने भी हमारे लग रहे हैं ऑफिसेस, जनरल मैनेजमेंट में, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और जितने भी हमारे सेलिंग करने में, मतलब बेचने में कोई खर्चा हो रहा है, या फिर डिस्पैच करते हो तो डिलीवरी डिलीवरी का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एक और क्लासिफिकेशन आया कि जो तुम्हारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल था ना, तुम उसको भी तीन भागों में बांटते हो, फैक्ट्री ओवरहेड अलग, एडमिन ओवरहेड अलग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये लॉजिकल तरीके से जो है कॉस्ट को निकालने में काम आता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता है कि ये सारी चीजें फैक्ट्री में लगी तो अकॉर्डिंगली तुम कैलकुलेशंस करते हो, ये ऑफिस में लगी है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया उस पूरे क्वेश्चंस में हम हर चीज को इनमें से किसी एक चीज के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई लिस्ट में? सर हमारे पास एक चीज आ गई डायरेक्ट मटेरियल, एक चीज आ गई डायरेक्ट लेबर, एक चीज आ चुकी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगला आ चुका है फैक्ट्री ओवरहेड, अगला आ चुका है एडमिन ओवरहेड, अगला आ चुका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्या मतलब होता है इन सब चीजों का। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मटेरियल की वो कॉस्ट जो तुमको क्लियरली पता है कि तुम्हारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कितने रुपए की लगी है। डायरेक्ट लेबर का मतलब वेजेस या लेबर कॉस्ट का वो पार्ट जो मुझे डायरेक्टली पता है कि मेरे एक शर्ट को बनाने में कितने रुपए का लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो चीजें आती हैं जो मुझे पता है कि भाई मटेरियल और लेबर तो नहीं है, एक्सपेंस है, लेकिन एक शर्ट में कितने रुपए का लगा है वो पता है। और फिर जो चीजें नहीं पता कि एक शर्ट में कितने रुपए की लगी, उनको इकट्ठा करके नाम दे दिया ओवरहेड्स। और फिर उसमें बंटवारा किया कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये एडमिन ओवरहेड, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो अब मेरे साथ स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले एक बार कंफर्म कर दो कि क्या ऊपर वाला चित्र तुम लोगों ने बना लिया है या नहीं। क्या ऊपर वाला चित्र तुम लोगों ने ये वाला बना लिया है या नहीं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सारे लोग फटाफट बताएं। थोड़ा ऐसे कर देता हूं ताकि मेरा जो इमेज है उसकी वजह से विजन आपका डिस्टर्ब ना हो। ठीक है,
आज आपका बेसिक्स खत्म हो जाएगा ना, चिंता मत करना, कल से मटेरियल चालू करेंगे, मतलब अगले लेक्चर से, लेक्चर 4 से। ठीक है सर, डन। जल्दी बोलो सिद्धू भाई, ऐसा मत बोला करो एक डाउट है, सीधे डाउट पूछ लिया करो, क्योंकि तुम पहले बोलोगे एक डाउट है, फिर मैं बोलूंगा हाँ बेटा क्या डाउट है, फिर तुम लिखोगे सर ये डाउट है, फिर मैं डाउट समझाऊंगा। इस समय को हम बचा सकते हैं। सर एडमिन ओवरहेड में क्या क्या इंक्लूड होता है? शिवाक बेटा, अब हम क्या करने वाले ना, स्टेटमेंट बनाने वाले हैं कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, एडमिन ओवरहेड में क्या आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, इसका एक स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ। तो डू यू थिंक कि तुम्हारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा? अगर हाँ तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। जय बेटा, तुम्हारे सवाल का आंसर भी मैं यही देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं स्टेटमेंट बनवाने वाला हूँ, तो आई थिंक जो आप लोगों के डाउट आने वाले हैं, मैंने नहीं बोला था सबसे पहले लेक्चर में, कीप द पेशेंस अंटिल आई कंप्लीट द थिंग्स, है ना। जब मैं ऐसा बोलता तो हाँ भाई मैंने करवा दिया, अब भी तुमको डाउट बच गया है, तो फिर यू कैन आस्क मी, ठीक है। सिर्फ लोगो वालों ने सीधा 5,000 रुपए एज अ सर्विस ऑफ ऑर्डर दिया होता, तो बिल्कुल सही बात, क्या बोला है सिद्धार्थ भाई तुमने, मजा आ गया भाई, सिद्धार्थ को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सही है सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल सही बोला तुमने, डाउट है ही नहीं, तुमने तो कंफर्म किया बस मुझसे, ठीक है सर। तो अब मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले लिखता हूं डायरेक्ट मटेरियल। चलो भाई, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं हम लोग। अब हम एक टेबुलर फॉर्मेट में आगे नीचे लेके जा रहे हैं ना डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास कौन सा आइटम आएगा सर? डायरेक्ट मटेरियल में आएगा हमारे पास फैब्रिक। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कितने रुपए का फैब्रिक लग रहा है एक शर्ट को बनाने में। सर फैब्रिक यूज हो रहा है 2 मीटर और फैब्रिक आ रहा है 600 रुपीज पर मीटर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फैब्रिक 2 मीटर एट द रेट ऑफ 600 रुपीज पर मीटर? प्लीज जल्दी से आंसर बताएं सारे लोग कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एक शर्ट में कितने रुपए की लगी है। प्लीज टेल मी एवरीवन। सर इट इज 1200 रुपीज। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, इस कॉलम में रुपीज आ जाएगा, इस कॉलम में पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स हो गया। वैसे भी समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ये वाली लाइन नहीं छोड़ पाए थे तो गड़बड़ हो गया, फॉर्मेट का ज़्यादा कोई झंझट झंझट नहीं है कॉस्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अच्छा, फैब्रिक के सिवा सर बाकी जो भी थ्रेड बटन ये सब था ना, ये मैं नहीं क्लियर कर पा रहा था कि भाई एक शर्ट में कितने रुपए का लगा है, तो बस डायरेक्ट मटेरियल हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अब चलते हैं सर हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। तो सर उसके अंदर हमारा आएगा डायरेक्ट वर्कर वेजेस, जो हमारे डायरेक्ट वर्कर हैं, जो मेन स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस। तो पढ़ोगे एक बार मेरे साथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर 6 घंटे लगा रहे हैं हमारे डायरेक्ट वर्कर, दे आर स्पेंडिंग देयर 6 आवर्स टू मेक 1 यूनिट ऑफ शर्ट, और 60 रुपीज इनको पेमेंट हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर आवर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 360 रुपीज आएगा मेरे हिसाब से, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। वेरी गुड दिव्याक्षी, सुपर। अच्छा, बाकी जो हमारा फ्लोर सुपरवाइजर है या फिर अकाउंटेंट है, ये सब लोग तो डायरेक्ट लेबर में आएंगे नहीं, ये लोग तो स्टिचिंग का काम कर नहीं रहे, और उनको तो हम पेमेंट एक शर्ट के हिसाब से कर नहीं रहे, ठीक है सर। तो आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आ जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा हमारे पास सर? आउटसोर्सिंग कॉस्ट फॉर लोगो। लोगो बनवाने के लिए जो आप आउटसोर्सिंग करते हो ना, उसमें क्या खर्चा लगता है? तो एक शर्ट का सर दिया हुआ 20 रुपए पर शर्ट लगता है, बहुत बढ़िया, 20 रुपीज लिख दो, ठीक है, 20 रुपीज पर शर्ट। ये कहला गया मेरा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। सारे बच्चे जो बताइए टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है फॉर वन शर्ट? एक शर्ट को बनाने में टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितने रुपए की आ रही है, आपको आंसर देना है। बताइए हर्षवर्धन। आई होप आप इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू कर चुके हैं, और आप चाहें तो भाई हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, वही क्लैरिटी, वही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कॉस्टिंग में भी बिल्कुल दी जाएगी, और कॉस्टिंग में भी आप झंडे गाड़ के आओगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो सर अभी मैंने 1580 रुपए सिर्फ ये पता किया है, सुनना मेरी बात ध्यान से,
मैंने 1580 रुपए में सिर्फ ये पता किया है सर, 1580 रुपए में मैंने सिर्फ ये पता किया है कि शर्ट को बनने में डायरेक्टली जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी है। अभी रेंट का, ऑफिस की सैलरी का, इन सब का हिस्सा इस शर्ट में बांटना बाकी है। सर वो कैसे बांटोगे? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं लिख रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब एक एक करके आइटम लिखता हूं ना, इनर कॉलम में लिखूंगा, ध्यान से समझना। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा फ्लोर सुपरवाइजर की सैलरी। सर क्यों आपने इसको लिखा, समझते हैं चलो। जो मेरी वर्कशॉप के फ्लोर में खड़ा हुआ है दिन भर, वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, हाँ। बट क्योंकि ये बंदा डायरेक्ट वर्कर नहीं है, तो इसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पूरी सैलरी कर रहे हैं, मतलब ये चला गया इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट के अंदर भी ये वेजेस है, हाँ। लेकिन क्या ये बंदा फैक्ट्री में बैठता है, क्या ये बंदा ऑफिस में बैठता है, या फिर ये बंदा शोरूम में बैठता है, क्या कहते हो आप? सर ये बंदा फैक्ट्री में बैठता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर काउंट होगा कितने रुपए, कितने रुपए? सर 25,000। अब मेरा सवाल आप लोगों से, क्या ये 25,000 रुपए जो आप सुपरवाइजर को दे रहे हो, इज इट फॉर वन शर्ट और इज इट फॉर द एंटायर मंथ? नहीं सर, ये 25,000 रुपए तो आप फॉर द मंथ दे रहे हो, उसको एक शर्ट बनाने के लिए थोड़ी दे रहे हो। तो लेट मी राइट इन द इनर कॉलम 25,000। मैं बाद में बताऊंगा कि वन शर्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी 25,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर दिस। अच्छा, जो जो होता जा रहा है उसको टिक कर देते। फैब्रिक ले लिया हमने, वेजेस ले ली, वेज रेट को भी कंसिडर कर लिया। थ्रेड एंड बटन की कॉस्ट हमको लेनी है, कॉस्ट ऑफ थ्रेड एंड बटन। बताइए मुझे आप। थ्रेड एंड बटन मटेरियल है, मटेरियल है सर, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा था कि थ्रेड एंड बटन का जो कॉस्ट है वो एक शर्ट में कितने रुपए का लगा है, वो मेरे को नहीं पता। मेरे को ये पता है कि साल भर में 5,000 रुपए, महीने भर में 5,000 का खर्चा हो जाता है इन सब चीजों में, तो ये इनडायरेक्ट चला गया। अब मुझे बताइए, क्योंकि ये ओवरहेड्स है, कौन से टाइप का ओवरहेड है ये आपको बताना है। कौन से टाइप का ओवरहेड है ये? क्या थ्रेड और बटन ऑफिस में लगता है, या फिर जब बेचने जाते हो तो एडवर्टाइजमेंट करते समय थ्रेड और बटन लगता है, या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते समय लगता है? सर मैन्युफैक्चरिंग करते समय लगता है। तो थ्रेड और बटन की कॉस्ट में ले लेता हूँ 5,000 रुपीज नीचे, ये लीजिए सर। अभी पर शर्ट मत निकालो, मतलब नहीं है ना, एक साथ टोटल करके निकालेंगे पर शर्ट, ठीक है। अगला, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी आपने ले ली है। अच्छा, अकाउंटेंट की सैलरी में यहाँ नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ बताऊँ मैं आपको, क्योंकि अकाउंटेंट जो है ऑफिस में जाएगा, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा। अच्छा, रेंट, जब कुछ नहीं लिखा हो तो रेंट हमेशा फैक्ट्री का माना जाता है। जब कुछ नहीं लिखा हो ना, सिर्फ रेंट लिखा हो, तो फैक्ट्री का माना जाता है। अच्छा, मशीन कहाँ पर होती है बताइए आप? जो मशीन है, मशीनें ऑफिस में होंगी या फिर शोरूम में ज्यादा मशीनें होंगी? नहीं सर, फैक्ट्री में ज्यादा मशीनें होंगी। डेप्रिसिएशन जो मशीन का लग रहा है वो भी का फैक्ट्री का कॉस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें, रेंट, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये भी फैक्ट्री में चला जाएगा। रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। याद रखना, हम अकाउंटेंट की सैलरी अभी नहीं लिए है ना, अभी सिर्फ यही ये पॉइंट पेंडिंग है हमारा अकाउंटेंट वाला। तो 40,000, 10,000 एंड 4,000। 40,000, 10,000 एंड 4,000 बराबर है, बराबर है सर। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद चलता हूं सर मैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। क्या लगता है आपको, मेनली इलेक्ट्रिसिटी और पावर जो है कहाँ लगती होगी? वैसे तो देखो ऑफिस में और शोरूम में भी लगती है, लेकिन अभी क्योंकि ऑफिस का खर्चा तो मैंने एक साथ 20,000 लिख दिया है, शोरूम का रेंट भी ले लिया, तो उसमें मान लो कि बिजली का बिल उसमें इंक्लूड है। तो अभी जो ये इलेक्ट्रिसिटी और पावर जो इतना महंगा आ रहा है, सर ज्यादा पावर कहाँ लगता होगा? मतलब हैवी हैवी मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से 440 वोल्ट की मशीनें चल रही हैं, ऑब्वियसली फैक्ट्री में होंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी फैक्ट्री में, मतलब मेजोरिटी जो तुम्हारे ओवरहेड्स भी आ रहे हैं ना, फैक्ट्री वाले ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अब आता है ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस में, अकाउंटेंट भी वहीं आएगा, डिलीवरी चार्जेस आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिलीवरी कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो। प्राइमरी पैकिंग, यस, जो प्राइमरी पैकिंग है सर वो फैक्ट्री में होती है, आप सबको पता है।
जो शर्ट के ऊपर वो प्लास्टिक लगती है ना, अंदर वाली प्लास्टिक लगती है और कार्टन लगता है अंदर वाला, वो फैक्ट्री में होता है। और जो बड़े कार्टन होते हैं जिसमें शर्ट ट्रांसपोर्ट होती है, वो डिलीवरी वाले एरिया में जाके लगता है, डिस्पैच वाले एरिया में। तो मेरी बात बताइए कि ये जो 6,000 की प्राइमरी पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग मतलब मेन वाली पैकिंग, जो शर्ट को पन्नी में डालना है, वो पन्नी का खर्चा, वो पॉलीथीन का खर्चा, वो फैक्ट्री के अंदर लगेगा सर 6,000 रुपये। तो पहले मैंने क्या ले लिए, सारे फैक्ट्री वाले मैंने कॉस्ट ले लिए 6,000। ये सब मिला के आ गया सर फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ। कितना हो गया फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ? 25,000, 5,000, 40,000, 10,000, 4,000, 15,000, 6,000, 1,05,000। ओह इज इट? यस, बिल्कुल सर। अब बताइए नंबर ऑफ शर्ट्स आप कितनी बनाते हो, या फिर मैं ऐसा बोल दूं फैक्ट्री ओवरहेड पर शर्ट निकाल देते हैं ना, एक एवरेज कॉस्ट निकाल देते हैं। तो क्योंकि मैं 1,05,000 रुपए खर्च कर रहा हूं और साल भर में, महीने भर में 1,000 शर्ट बना रहा हूं, तो मुझे कितने रुपए जोड़ लेने चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक शर्ट बनाते समय? सर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स का 105 रुपए जोड़ लेना चाहिए। तो मैंने नीचे तो कैलकुलेशन बताया है, ये तो पूरा कैलकुलेशन है। एक्चुअली में यहाँ एक शर्ट की कॉस्ट में 105 रुपए जुड़ेंगे। कितने बच्चों को ये 105 का लॉजिक समझ में आया? गाइस यू गॉट द लॉजिक ऑफ 105? कि पूरे महीने में 1,000 शर्ट्स बनाने के लिए जो मैं सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा हूँ, थ्रेड और बटन के खर्चे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सबको अगर 1,000 शर्ट से डिवाइड करूंगा तो 105 रुपीज पर शर्ट मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। अब चलता हूं मैं ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसके अंदर आएगा अकाउंटेंट सैलरी 15,000, ऑफिस स्टाफ एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का स्टाफ है और अन्य खर्चे हैं ऑफिस के, तो अकाउंटेंट की सैलरी आपने कंसिडर कर ली है। ऑफिस स्टाफ 20,000 रुपए का टोटल खर्चा हो रहा है सर, 20,000 बस। आई गेस और तो कुछ है नहीं इसमें ऑफिस को लेके। डिलीवरी चार्जेस तो तुम्हारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, शोरूम का रेंट भी तुम्हारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी वहीं आएगा। तो ऑफिस होता है 35,000 रुपये, 35,000। तो क्या तुम मुझे बताओगे अगर ये ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड टोटल है मंथ का, तो व्हाट शुड बी पर शर्ट? ₹35 बराबर है सर। और फिर लास्ट में आता है सर हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैं ले लेता हूं सर सेलिंग 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 डिलीवरी चार्जेस हमारा कहलाता है कहाँ? डिलीवरी चार्जेस आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिलीवरी चार्जेस 8,000 रुपीज, उसके बाद तुम्हारा शोरूम का रेंट होगा, शोरूम का रेंट है सर हमारा 10,000 और एडवर्टाइजमेंट 6,000। अच्छा जो आप पैकिंग कर रहे हो ना सेकेंडरी वाली, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है, चिराग भाई वेरी गुड, वो भी तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आती है। तो क्या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्लब कर देते हैं भाई, एक साथ लिख देते हैं। वो खर्चा है 2,000 रुपीज का। वेरी नाइस, ये हो गया 2,000 रुपीज। तो बताइए टोटल खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के कितने हो गए? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फॉर द मंथ, तो फॉर द मंथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा 8,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 26,000।
तो व्हाट विल बी द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर शर्ट? 26 रुपए। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर शर्ट जो हमको निकालना था। एक शर्ट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है, तो मैंने बोला भाई 1580 रुपीज आ गई डायरेक्ट वाली। फिर 105 रुपये फैक्ट्री के खर्चों को तुमने कॉमन जोड़ दिया, 35 रुपीज इसका जोड़ दिया और 26 रुपये इसका जोड़ दिया। 1746 रुपीज की तुम्हारी शर्ट की कॉस्ट आ रही है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते थे कि सर जितने भी ओवरहेड्स थे ना उनका टोटल सीधे 1000 से डिवाइड कर देते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे भाई आपको लॉजिकली शो भी तो करना है। एक तरीका होता है ना चीजों को बताने का। देखो भाई फैक्ट्री के इतने खर्चे हैं, ऑफिस के इतने खर्चे हैं, बेचने करने के इतने खर्चे हैं, पता होना चाहिए ना। एक एंटरप्रेनर हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो ना। अरे थर्ड पार्टी लोगों का खर्चा ले लिया मैंने, भूल गए क्या? ये तो रहा, ये तो रहा 20 रुपीज पर लोगो। तो वो तो टोटलिटी में लेना ही नहीं था, वो ओवरहेड थोड़ी है। क्योंकि मुझे जो लोगों का खर्चा है वो, क्योंकि मुझे पता था कि एक शर्ट का 20 रुपए लगता है, तो वो तो इनडायरेक्ट नेचर का था ही नहीं। बताओ बताओ शिवाक भाई, निखिल भाई, क्या कर रहे हो? दिव्याक्षी, देवव्यास, दिव्याक्षी ने तो सही आंसर दिया, देव भाई कंफ्यूज है। अरे अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी से तुम लोगो बनवा रहे हो तो वो एक शर्ट का 20 रुपए ले रहा है। अब जब तुम्हें पता ही है कि एक शर्ट का 20 रुपए लग रहा है तो फिर वो कॉमन कॉस्ट कहां से कहलाई? फिर तो वो तुम्हें पर शर्ट ऑलरेडी पता है ना। क्लियर है? 1746। कैसा लगा आपको? एक अंडरस्टैंडिंग आई ओवरऑल? अब मैं आप सभी को बता दूं भाई, ये सिर्फ बहुत छोटा सा एक टीजर था, टीजर। काम इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है ना तुमको, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी हमने एग्जांपल लिया वो बेस्ट था। बट मैं आपको बता दूं, देयर इज अ चैप्टर मटेरियल। मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट आपने एक लाइन में निकाल दी है ना, ये 1200 रुपए, सोचो इसके लिए पूरा चैप्टर क्यों होगा? है सर, वो तो पढ़ के ही समझ में आएगा क्यों है। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तुमने 360 रुपए यहाँ निकाल दिए, इसके लिए पूरा चैप्टर है एक। अच्छा, जो ओवरहेड्स को तुम इतनी सिंपली बांट दे रहे हो, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1000, एक पूरा चैप्टर है जो तुमको सिखाएगा कि ये 105 कैसे आ रहा है। मतलब कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे आगे चलकर, बिल्कुल होंगे, पर चिंता मत करो। अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो तुम समझ पा रहे हो कि तुम किसी चैप्टर के अंदर क्यों हो। और जो फॉर्मेट मैंने तुमको यहाँ पर बताया, ये भी कोई करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, ये भी थोड़ा टेक्निकल है। तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जो प्रॉपर वे में बताएगा कि फॉर्मेट में कौन सी चीज को पहले लेना है, फिर कौन सी चीज को बाद में लेना है। तो कभी भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से चलना होता है। तो एक पूरा चैप्टर है कॉस्ट शीट। उसके बाद क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें इंडस्ट्री के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो अलग होगा, जैसे अगर तुम्हारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है तो अलग तरीके से कॉस्टिंग होगी। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स दिए हुए हैं। फिर आखिरी आखिरी में आता है मैनेजमेंट। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था कॉस्ट कंट्रोल, तो एक पूरा चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। आपने एक आखिरी स्टेप पढ़ा था कि जब मैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को अपने एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करूंगा और वेरिएंस आएगा, गैप आएगा, तो उसको एनालाइज करना है। उस वो कैसे एनालाइज करना है, पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एनालाइज कैसे करना है उसको लेके पूरा चैप्टर है कि जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड प्लानिंग वाली कॉस्ट और एक्चुअल वाली कॉस्ट में गैप आ रहा है ना, उसके रीजंस को कैसे एनालाइज करना है, इस पर पूरा चैप्टर है। क्या बात है सर। उसके बाद क्या मैं इस शर्ट को लॉन्च करूं या ना करूं? अगर मैं ये शर्ट लॉन्च करता हूं तो इसकी इतनी यूनिट बिकेंगी, तो क्या मुझे ये शर्ट लॉन्च करनी चाहिए? मेरे पास एक कस्टमर आता है, कहता है मेरे को ये एक्स्ट्रा ऑर्डर देना है, पर मैं इतना डिस्काउंट चाहता हूं, क्या मैं उसको डिस्काउंट दूं या ना दूं? ऐसे डिसीजंस जो तुमको लेने हैं ना, ये तुम पढ़ोगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। और जैसा कि कॉस्ट कंट्रोल की स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा कि सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, बजट बनाने होते हैं। तो बजट कैसे बनाए जाते हैं, इसको लेकर एक पूरा चैप्टर है बजट कॉस्टिंग। तो कहने का मतलब जो हम बेसिक्स में छोटी छोटी बातें पढ़े हैं ना, उन सबको डेप्थ में पढ़ेंगे इंडिविजुअल चैप्टर्स में। और बहुत आनंद आने वाला है, बहुत परम आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। अब जितना भी मैंने आज तुमको बताया है, अब वक्त आता है अंग्रेजी पढ़ने का। ये एग्जाम्पल तो हो गया हमारा, अब वक्त आता है अंग्रेजी पढ़ने का। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए।
लेट्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। कैसे? हमने देखो अभी तक क्या क्या किया था, हमने वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई किया था कि भाई वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, सेमी वेरिएबल, स्टेयर स्टेप वेरिएबल क्या होता है। हमने कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से देखा था कि कौन सा कंट्रोलेबल कौन सा अनकंट्रोलेबल। हमने नॉर्मेलिटी के हिसाब से देखा था कि नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है। अब हम एलिमेंट वाइज देखने वाले हैं, एलिमेंट वाइज कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। सो वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विच वी विल easily understand because we have taken a very better example today। तो ये लीजिए सर, material which are present in the finished goods and can be economically identified are termed as direct material। सर ऐसे मटेरियल जो तुम्हारे प्रोडक्ट में होते हैं और साथ में कितने रुपए के हैं ये भी तुमको पता है। तो फैब्रिक के बारे में सोचो तुम, एक तो फैब्रिक तुम्हारे शर्ट में लगा होता है, ऊपर से तुम्हें ये भी पता है कितने रुपए का लगा है। भाई अगर मैं थ्रेड की बात करूं, थ्रेड, तो थ्रेड लगा तो है लेकिन मुझे ये नहीं पता ना सर कितने रुपए का लगा है। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसलिए उसको मैंने डायरेक्ट नहीं माना था। मतलब वो प्रेजेंट तो था लेकिन इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड नहीं था ना। थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? फैब्रिक जो था वो मटेरियल में मतलब प्रोडक्ट में प्रेजेंट भी था और कितने रुपए का है ये भी पता था, ट्रेसेबल भी था, इसलिए वो डायरेक्ट था। थ्रेड, थ्रेड थ्रेड है तो मेरे शर्ट में लेकिन कितने रुपए का ये मैं नहीं पता कर पा रहा हूं, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। फिर आता हूं मैं ल्यूब्रिकेंट। मान लो फैक्ट्री में ल्यूब्रिकेंट रखा हुआ है, या फिर वो चौक की बात कर रहा हूं, चौक, वो चौक रखी हुई है, या फिर वो फ्लोर क्लीनर रखा हुआ। सर वो तो मेरे प्रोडक्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो मेरे प्रोडक्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको तो मैं डायरेक्ट बोल ही नहीं सकता। तो आई होप पहला पैराग्राफ सबको क्लियर है भाई, संतोष मिलना चाहिए अच्छे से अंग्रेजी पढ़ के भी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास हो गया ड्रेस बनाते समय क्लॉथ, और जो भी पर्टिकुलर मटेरियल अगर हम परचेज करके आते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ना, ये आपको थ्रेड वाले एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश कर रहा है। सर इन सम केसेस अ मटेरियल मे बी डायरेक्ट, मतलब वो प्रेजेंट है लेकिन फिर भी हम उसे इनडायरेक्ट लेते हैं क्योंकि वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है ना कि हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कितने रुपए का लगा है। यही तो एग्जाम्पल है थ्रेड का। बताओ ना भाई, गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरा थ्रेड प्रेजेंट तो है मेरे प्रोडक्ट में लेकिन मैं यही नहीं पता कर पा रहा ना भाई कि कितने रुपए का है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। और बिजनेस में जहां भी मटेरियल यूज हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हो गया तुम्हारा लुब्रिकेंट, चौक हो गई, स्टेशनरी हो गई। तो कोई भी ऐसे मटेरियल जो तुम्हारी कंपनी में खरीदे गए हैं लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं है, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई हो जाएंगे। अब आता हूं डायरेक्ट लेबर के अंदर। तो सर ऐसी लेबर कॉस्ट जो मैं बता पा रहा हूं कि मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट में एग्जैक्टली कितने रुपए की लगी है। जैसे कि हमारे केस में डायरेक्ट वर्कर की वेजेस, 6 घंटे काम किया 60 रुपए से 360 रुपए, क्लियर है। तो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड भी और एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब पूरी तरह लिंक है उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब मेरा शर्ट, हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑब्जेक्ट था हमारा शर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और इन कैरिंग आउट द नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्ट लेबर। अच्छा जी, फिर चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। सर ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर देन डायरेक्ट लेबर विच आर स्पेशली इनकर्ड फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। स्पेशली इस शर्ट में लोगो बनाने का 20 रुपए लगा था, मैं क्लियरली इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि हाँ भाई लोगो बनाने का जो खर्चा हुआ है ना, मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक शर्ट का कितना है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना सर, हम लोग ना, हमारे पास मशीन नहीं होती तो मशीन किराए पे लेके आते हैं। तो मान लो कि तुम फर्नीचर बना रहे हो, अब फर्नीचर में ना तुमको कस्टमर ने बोला कि यार मुझे इस फर्नीचर में ना ये स्पेशल टाइप की गद्दी लगानी है। अब जो गद्दी तुम लगाते हो ना उसकी मशीन तो तुम्हारे पास है, लेकिन स्पेशल टाइप की गद्दी लगाने के लिए तुमको ना बाहर से मशीन किराए पे लानी पड़ेगी। तो जब तुम उस फर्नीचर की कॉस्ट निकाल रहे होगे तो ये जो किराए पे तुम मशीन लेके आए हो ना उसकी कॉस्ट को भी जोड़ोगे और एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ोगे, क्योंकि वो ट्रेसेबल है कि उस फर्नीचर को बनाने में कितने रुपए की लगी, और ना तो वो मटेरियल है और ना तो वो लेबर है, इसलिए इट विल बी काउंटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्ट नेचर की हो लेकिन मटेरियल और लेबर ना हो, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो पे करनी पड़ती है ना,
तो रॉयल्टी का भी खर्चा होता है। अब अगर तुमने रॉयल्टी पे करी है और वो रॉयल्टी अगर पर यूनिट बेसिस पे कर रहे हो, जैसे बुक्स की रॉयल्टी यूनिट के बेसिस पे होती है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी तुम्हारी, ठीक है। फिर आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब तो तुम समझ ही गए होगे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। मटेरियल्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, ब्रिक्स। उसके बाद फिर जो तुम्हारे दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कैंटीन। अब कैंटीन में आलू आ रहा है, मेरी फैक्ट्री में कैंटीन है, आज आलू की सब्जी बननी है और आलू रखा हुआ है, तो आलू खरीद के लाए हो, मटेरियल है। फैक्ट्री का थोड़ी मटेरियल है भाई, वो गुड्स को बनाने में थोड़ी आलू लग रहा है, आलू डाल के सोना थोड़ी बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात को ना। हम तो शर्ट बना रहे हैं, तो आलू का क्या लेना देना। ठीक है सर गोल्डन शर्ट बना लो ना। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो आप, चलो छोड़ो। तो पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर आता हूं मैं इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। लेट्स कम टू इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कॉस्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल, मतलब मैनेजर लोगों की सैलरी, जिनको सैलरी बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, जिनको कितना काम किया उसके बेसिस पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सैलरी पेड टू लीडर, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर एटसेट्रा विल कम हियर। फिर आते हैं सर हम लोग ओवरहेड्स के अंदर। क्या होता है ओवरहेड्स का मतलब? सर ओवरहेड्स का मतलब मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, नहीं उसके पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कोई भी ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट नेचर के नहीं है, और लेबर भी नहीं है और मटेरियल भी नहीं है, और इनडायरेक्ट नेचर के, मतलब कॉमन खर्चे हैं, मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं है। जैसे कि रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, पावर का खर्चा हो गया, हीटिंग का, रिपेयरिंग का, टेलीफोन का खर्चा, ये सारे के सारे कहलाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब लॉजिकली कॉस्ट के अंदर क्या होता है सर, कि जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, उनको इकट्ठा करके बोल दिया जाता है ओवरहेड्स। और फिर ओवरहेड्स को मटेरियल, लेबर और अदर करके नहीं बांटा जाता, उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स के अंदर। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन होगा सर चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स के अंदर। तो क्या आप लोगों को मेरी बात पूरी अभी तक की समझ में आई? सर क्या किया अभी तक हम लोगों ने? बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोग सवालों के लिए तैयार हो? अरे जल्दी बताओ, क्या आप सवालों के लिए तैयार हो? यस सर। तो इसके साथ हमारा बेसिक्स होता है दी एंड। और अब जो मैं आपको बता दूं, प्रॉमिस, कि जितना बेसिक मैंने पढ़ाया है ना, अब आप किसी जगह पर अटकोगे नहीं। कहीं मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज करूंगा तो आपको अच्छे से पहले से पता होगी क्या होती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है पता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर पता है आपको, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है पता है आपको, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, ये सब आपने फील कर लिया है क्योंकि आप एक निर्माता हो। आप आज का जो सवाल है या आज का पूरा सेशन एज अ निर्माता बन के अटेंड कर रहे थे, इसलिए आपको बहुत कुछ फील आ चुका है। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, इसके नोट्स भी मैंने डाले हुए हैं ना, 1B करके डाले हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, आंसर यहाँ डले हुए हैं, लेकिन आई थिंक आप लोग भी फटाफट आंसर बता सकते हो। डैश इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, किसी भी कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट चाहिए कॉस्ट का, तो जिसका कॉस्ट तुम निकालने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ा है ना हमने बेसिक्स में? बिल्कुल सर। टेलीफोन बेटा डिपेंड करता है, वैसे जनरली ऑफिस में होता है टेलीफोन, तो वो ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। ठीक है जय भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल तुमने पढ़ा है, तो इन चारों में से कौन सी लाइन ट्रू है उसके लिए? सर इट इज अ करेक्टिव फंक्शन, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड, इट एंड्स व्हेन टारगेट इज अचीव्ड, इट कंसर्न विद द फ्यूचर। भाई एक चीज बताऊं तुमको मैं, कॉस्ट कंट्रोल तो प्रिवेंटिव फंक्शन था, ये तो गलत हो गया, याद करो। कॉस्ट कंट्रोल में तुम ना कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना चाहते, सुधारते नहीं हो, बढ़ने से रोकते हो, तो इट्स अ प्रिवेंटिव फंक्शन, तो पहला ऑप्शन गलत। सर कॉस्ट कंट्रोल चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड, गलत बात भाई। कॉस्ट कंट्रोल में तो बहुत लिमिटेशन है, जो चैलेंजेस स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है वो है कॉस्ट रिडक्शन अप्रोच। ठीक है, इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव। हाँ, अगर मैंने जो सोचा था कि मेरे को मेरा हैंड वॉश जो 120 रुपए में बन के निकल रहा था उसको 80 रुपए पे लेके आना है, अगर मैं 80 रुपए पे बनाने लग गया तो मेरा टारगेट अचीव हो गया और कॉस्ट कंट्रोल मैंने कर दिया। दिस इज ट्रू सर। इट इज कंसर्न विद द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में तो कॉस्ट रिडक्शन सोचता है, कॉस्ट कंट्रोल तो भाई पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सोचता है। ठीक है,
कॉस्ट यूनिट इन द पावर सेक्टर। सर इस पे तो अपन ने इतनी डिटेल में चर्चा करी, फिजिक्स की तरह पढ़ लिया अपन ने ये चीज। तो पावर सेक्टर में जो कॉस्ट यूनिट यूज होती है सर, दैट इज KWH, किलो वॉट आवर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। MCQ नंबर 4 पढ़िए और मुझे बताइए। एक टैक्सी प्रोवाइडर जो है सर, वो ना मिनिमम 80 रुपए तो आपसे लेगा, ठीक है भाई, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और उसके बाद ना 12 रुपए पर किलोमीटर लेगा बेस्ड ऑन द बिहेवियर। कन्विंस कॉस्ट इज, तो बताइए यहाँ पर कॉस्ट किस नेचर की होगी? सर चाहे मैं 1 किलोमीटर जाऊं, चाहे मैं 5 किलोमीटर तक जाऊं, 80 रुपए तो मेरे लगने, लेकिन जैसे ही एक लेवल क्रॉस हो जाएगा उसके बाद 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा, बराबर है? सो दिस इज सेमी वेरिएबल, वेरी नाइस। सर बॉक्स ऑफिस ऑफ अ मल्टीप्लेक्स इज लोकेटेड 5 किलोमीटर फ्रॉम द सिनेमा एंड इट इज नियर टू अ प्राइम लोकेशन ऑफ द सिटी, इट इज ट्रीटेड एज। आप सबको पता है ना, सिनेमा वाले जहां से टिकट ली जाती है उसको बॉक्स ऑफिस बोलते हैं, बोलते हैं ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो हमने क्या किया है कि हमारा सिनेमा थोड़ा सा आउटर एरिया में है, लेकिन हमने ना टिकट काउंटर जो है वो प्राइम लोकेशन पर एक बना के रखा हुआ है। इट्स अ रेवेन्यू सेंटर फॉर अस, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना, इट इज अ रेवेन्यू सेंटर, उसमें क्या दिक्कत है? चलो MCQ नंबर 6 बताओ। द कॉस्ट रिडक्शन एंड हो जाता है व्हेन। सर ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर गलत है, सुधार लेना भाई बुक में। डी आएगा इसका आंसर। अरे भाई कॉस्ट रिडक्शन के कोई एंड नहीं है, देयर इज नो विजिबल एंड। कॉस्ट कंट्रोल एंड हो जाता है जब टारगेट मेट हो जाते हैं, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन कभी एंड नहीं होता भाई, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सो यहां पर गलती होगी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली मॉड्यूल में क्या दिया, रॉन्ग बी दिया है कि डी, पर सही आंसर तो इसका डी है, इट नेवर एंड्स। चलो भाई पढ़ते हैं इसको। असिस्टेंट मैनेजर ऑफ अ CA फर्म इज वर्किंग ओनली इन वन ऑडिट असाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर द मंथ, द सैलरी ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज। देखो यार, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिसिंग ऑफिस के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर काम करता है। उस असिस्टेंट मैनेजर को मैंने बोला कि तुझे पूरे महीने सिर्फ इसी कंपनी के ऑडिट में लगे रहना, किसी और ऑडिट में मत जाना, पूरे महीने तू इसी कंपनी के ऑडिट में लगे रहना। तो फिर तो मुझे पता चल गया कि इसकी एक महीने की सैलरी उसी पर्टिकुलर असाइनमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय ऐड होनी चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट। वही अगर मैं उसको ये बोल देता कि भाई तेरे को ये 4-5 ऑडिट ऑडिट संभालने हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस में कॉस्ट को बांटते हम लोग, ठीक है। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट का हम क्या करते हैं सर, इग्नोर कर देते हैं। अरे पागल हो क्या, इग्नोर कर दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? डायरेक्टली ले लेते हैं। अरे वो डायरेक्टली लिए नहीं जा सकते, इसीलिए तो उसका नाम इनडायरेक्ट है भाई। तो कैसे करते हो सर? अलोकेटेड कर लेते किसी लॉजिकल बेसिस पे, जैसे अभी हमने कैसे किया, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थे उसको 1000 शर्ट से डिवाइड करके पर शर्ट कॉस्ट निकाल दी। तो कोई भी लॉजिकल तरीके से आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज डिटेल में आप कहाँ पढ़ने वाले हो मेरे साथ, ये डिटेल में आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। चलो, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज ट्रीटेड एज। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू तो जनरेट करता नहीं, इट इज अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, सिंपल है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, डन है। चलो सर, एक फार्मा कंपनी है जो दवाइयां बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने एक इनोवेशन लैब सेटअप करी है। देयर इज एन इनोवेशन लैब सेटअप बाय अ फार्मा कंपनी। तो इस इनोवेशन लैब को कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और ए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। सर इनोवेशन लैब है ना, मतलब वहां रिसर्च हो रही है। अब मैं प्रोडक्ट ज्यादा बनाऊं कम बनाऊं, रिसर्च का उससे क्या लेना देना? रिसर्च तो एक इंडिपेंडेंट चीज है, जो आप जितना खर्चा जितना पैसा दोगे उतनी रिसर्च करेंगे वो लोग। सो इट्स अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, सिंपल है ना दोस्त? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, वेरी नाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। और ये देखो कब कब पेपर में आया है, दिसंबर में आया है, मई में आया है, और बाकी ज्यादातर RTP MTP में आया है। 2 बार पेपर में भी आ चुका है, और RTP MTP में तो बार बार आता है। तो 19 में आया था, 21 में आया था, तो 2023 में भी तो आ सकता है, 24 में भी तो आ सकता है, फिर आ तो सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप पेज 1.3 में जाके पढ़ सकते हो, हमने ऑलरेडी हमारे कंटेंट में दिया हुआ वो चीज, ठीक है। अगला सर, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ऐसे सवाल भी थ्योरी बन के आते हैं पेपर में।
परचेज ऑफ बॉन्ड, स्टॉक एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। आज मेरे पास बहुत सरप्लस मनी है और मैं बॉन्ड खरीदा हूँ, स्टॉक्स खरीदा हूँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह है, क्योंकि मैं उनका परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करूंगा? बॉन्ड से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये थोड़ी देखूंगा, बॉन्ड से आरओआई कितना आ रहा है, शेयर से आरओआई कितना आ रहा है, रियल एस्टेट कितना गेन कर रहा है, कैपिटल कितना अप्रिशिएट हो रहा है। तो परचेज ऑफ बॉन्ड एटसेट्रा ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर। सर टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन। आज अगर इंडियन रेलवे किसी पर्टिकुलर जगह पर टिकट काउंटर खोलता है तो उसे कैसे इवेल्युएट करेगा कि यहाँ से कितना कलेक्शन हुआ? रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू सेंटर, बराबर है। अब मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको। सर कंपनी में ना ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट मैं आपको बता दूं, ब्रांचेस आर ऑफ टू टाइप्स। सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। एक होती है सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं सर, उनको अथॉरिटी होती है ओनली फॉर सेल, नॉट टू डू एक्सपेंसेस। और जो डिसेंट्रलाइज होती है उनको अथॉरिटी होती है कॉस्ट इनकर करने की भी और सेल करने की भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो ब्रांच सेंट्रलाइज्ड होगी उस पर तो हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल है, तो वो ब्रांच को सिर्फ रेवेन्यू सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है कि भाई वहां से सेल कितनी हो रही, बात खत्म। उसके खर्चों पे तो उनका कंट्रोल है ही नहीं खुद का, वो तो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। तो सेंट्रलाइज ब्रांचेस आर लाइक रेवेन्यू सेंटर। लेकिन अगर कोई डिसेंट्रलाइज ब्रांच है किसी कंपनी की, जहां पर ब्रांच के मैनेजर को हमने ये भी अथॉरिटी दी है कि तुम खर्चे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सेल्स भी लाओ, तो फिर ये बंदा जो है उसका पीएनएल देखा जाएगा, पीएनएल। ठीक है, मतलब प्रॉफिट सेंटर। समझ पा रहे हो लॉजिक से? डिसेंट्रलाइज है ना भाई इस क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर अथॉरिटी प्रॉफिट कॉस्ट की भी और रेवेन्यू की भी है, मतलब प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन्वेस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी उनके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह है, तो दे आर इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, वेरी सिंपल। ठीक है। एंड सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू सेंटर। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इट विल बी ट्रीटेड एज द रेवेन्यू सेंटर। वेरी गुड, परफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है सर? KWH। ब्रिक्स, जनरली जो ईट होती है ना, ईट 1000 की यूनिट में बिकती है, 1000 ईट। जैसे तुम खरीदने जाओगे ना, भैया कितने हजार ईट चाहिए आपको? 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, 4 ईट थोड़ी कोई खरीदने जाता है। ऑटोमोबाइल में तो सर यूनिट होता है, यूनिट नंबर। कितनी गाड़ियां ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, उसका कोई केजी वेजी थोड़ी होता है, सिंपल नॉर्मल यूनिट। कोल माइनिंग मेरे हिसाब से टन में होती होगी। सीमेंट जो है अपन ने देखा ही था, टन भी होता है और बैग भी होता है। अगर डोमेस्टिक यूजर ले रहा है तो बैग, इंडस्ट्रियल यूजर ले रहा है तो टन्स में सीमेंट खरीदते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग का जो काम होता है ना सर, वो प्रोजेक्ट वाइज होता है, जॉब वाइज होता है कि भाई तुमको मैंने बोला है कि ये काम करके दिखाना है, ये मैकेनिक्स ठीक करना है, तो तुम बोलोगे कि एक पर्टिकुलर जॉब हो गया जिसमें मुझे इन 10 दिनों में ये काम कंप्लीट करके दिखाना है, तो 1 यूनिट या 1 kg या 1 kWh जैसा बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली तुम्हारे पास आता है जॉब। फिर स्टील देखा था अपन ने, टन होता है सर, स्टील का टन। प्रोफेशनल सर्विसेज सर, चार्जेबल आवर्स। जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अगर अपन कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं तो भाई अगर मैंने आपके साथ 2 घंटे की मीटिंग करी तो उस हिसाब से बिलिंग करूंगा आपको। अगर मैं एक्सपर्ट हूं ना, तो मेरा समय कीमती है सबसे ज्यादा, चार्जेबल आवर्स। गैस, गैस तो वैसे केजी में भी होती है और क्यूबिक फिट में भी होती है, डिपेंड करता है। जैसे सीएनजी तो केजी में आती है, एलपीजी भी केजी में आती है, कुछ और गैसेस जो ऑक्सीजन एक्सेट्रा है वो आई थिंक क्यूबिक फिट में आता है। हॉस्पिटल में पेशेंट डे, कि एक पेशेंट को एक दिन का या एक रूम का या एक बेड का कितना पैसा लेना है, लाइक दिस, ऐसी यूनिट्स होती हैं। तो देखो भाई डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिसिटी में KWH, ऑटोमोबाइल में नंबर हो गया, सीमेंट में टन भी चलता है, पर बैग भी चलता है, स्टील में भी टन चलता है, गैस में क्यूबिक फिट चलता है,
और ब्रिक मेकिंग में 1000 ब्रिक्स, कोल माइनिंग में टन, इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट या जॉब, प्रोफेशनल सर्विस में भी आवर्स या जॉब, हॉस्पिटल में पेशेंट का हम लोग 1 लाख रुपए लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें आर्ली बेसिस पे तुम चार्ज नहीं कर रहे हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है सर, दोनों तरीके होते हैं। मेंशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, सर ये भी पेपर में आरटीपी में आ चुका है, पढ़े हुए हैं सर। डिस्कस द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। डिस्कस द शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्क्रिशनरी एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर भी पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी पढ़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, इस तरीके से सर सवाल बन सकते हैं पेपर में। दैट्स इट। इसके साथ हमारा प्रथम चैप्टर, एक्चुअली तो प्रॉपर चैप्टर नहीं बोलेंगे, बेसिक्स ही था, बट देयर इज कंक्लूजन टू समथिंग, दैट इज बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग इज डन। जल्दी से बताइए सारे लोग भाई, कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ के, और कैसा ओवरऑल आपको ये सब्जेक्ट लगा। फ्लैशबैक अगर आप चाहते हो तो एक बार मैं आपको सारे चित्रों से फ्लैशबैक करवा देता हूँ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएं। काफ़ी सारे इमेजेस हमने देखे, और आई होप ये सब तुमको बहुत काम आए थे। जैसे ये मटेरियल था वुड, ये भाई कटिंग का काम कर रहा है, ये मशीनें हैं, ये आरी चल रही है, ये पूरा वर्कशॉप है, ये हमारे सुपरवाइजर साहब हैं। डीमार्ट का एग्जांपल लिया था हमने, कैसे कॉस्ट लीडर करता है, हमने इंटीरियर देखा उसका, उसके बाद देखा कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो बहुत बढ़िया रहते हैं, ओनरशिप का मॉडल क्या होता है, स्टोर की लोकेशन बढ़िया जगह रखता है, प्राइजेस को एमआरपी से नीचे रखता है, क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट करता है ना, इसलिए उसको बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, स्लॉटिंग फीस लेता है वो ब्रांड से, इंटर की कॉस्ट कम है, लेस एग्रेसिव मार्केटिंग। फिर हमने देखा एप्पल अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है, तो भी उसको कॉस्ट चाहिए। एयरटेल तो परफेक्ट कंपटीशन से दबा हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की उसके लिए कॉस्ट चाहिए। फिर डिटॉल और सेवलॉन का हमने डिफरेंस निकाल के, मतलब कंपटीशन करवा के, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पढ़ा था। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जो अप्रोच थी मैनेजमेंट की, कि हमको इंप्रूव करना है, कुछ नया सोचना है, स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करना है, वो टेस्ला की मदद से हमने सीखा था कि कैसे उन्होंने बैटरी की फैक्ट्री ला दी, कैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बिना डीलरशिप कमीशन के। फिर यूनिट्स को समझने के लिए हमने KWH देखा, सीमेंट के प्राइजेस को देखा, स्टील के प्राइजेस को देखा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमने टाटा एस वाला एग्जांपल देखा, वंदे भारत एक्सप्रेस। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के लिए हमने डाबर इंडिया का एग्जांपल लिया। इन्वेस्टमेंट सेंटर को समझने के लिए टाटा के पूरे ग्रुप कंपनीज देखी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन। सुपरवाइजर, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वाली चीज़ देखी हमने, नॉर्मल एबनॉर्मल वाली चीज़ देखी। फिर आज हमने कैसे देखा कि भाई एलिमेंट को समझने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट को उठाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपने पूरे चित्र देखे, और फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको। तो आप देखो ना, यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं हम लोग लास्ट में। फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल में आ गया फैब्रिक, वेजेस में आ गया वर्कर की वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया लोगो मेकिंग, थ्रेड बटन एंड चॉक इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया, सुपरवाइजर और अकाउंटेंट आ गए इनडायरेक्ट वेजेस में, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर हमने उन सारे इनडायरेक्ट खर्चों को भी फैक्ट्री में अलग बांटा, एडमिन में अलग बांटा, सेलिंग में अलग बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग बांटा। सुपरवाइजर की सैलरी, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का रिपेयर, रेंट, इंश्योरेंस, चॉप क्लीनिंग एटसेट्रा। ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, स्टेशनरी, अकाउंटेंट की कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, सेल्समैन का कमीशन, शोरूम का रेंट, डिलीवरी के खर्चे, सेकेंडरी पैकिंग। ये सब टर्म्स तुमको अब धीरे धीरे समझ में आ गई, ठीक है नहीं? चलो भाई बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो मुझे तो आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आया, नए प्लेटफॉर्म में भी बहुत मजा आया, नया एनर्जी, नया जोश, नया अप्रोच, नए नोट्स, नया तरीका। आई होप सब कुछ नया सबको बहुत पसंद आ रहा है। लव यू गाइस। अब अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल है तो आप फटाफट पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं सेशन को जो है रैप अप कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, बीच से शुरू नहीं करेंगे। आज के सेशन के तुरंत बाद में इसी फोल्डर में जो लिंक पिन है ना आपकी, जो डिस्क्रिप्शन में भी है और लाइव चैट में भी है, इसमें मटेरियल के नोट्स डाल दूंगा, तो परसों से पहले मटेरियल के नोट्स प्रिंट करवा लेना, ठीक है दोस्त? चलो, सिर्फ आई थिंक मटेरियल तक के लिए आपको दिक्कत रहेगी, उसके बाद तो मोस्टली जो लोगों ने पूरा पहले से कोर्स बाय कर लिया उनको तो जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी वॉल्यूम 1 की, और जो बच्चे अक्टूबर में बाय करेंगे 101 का एक्सपायरी होने के बाद, उनको फिर उसके बाद डिलीवरी होगी बुक्स की, ठीक है? चलो, DPQ चालू होगा ना, मटेरियल से चालू होगा DPQ। ऐप भी भाई जल्दी से जल्दी कोशिश तो कर रहे हैं, ऐप में क्या एक अच्छा फीचर लाना है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आएगा तब बहुत मजा आएगा आपको।
सॉन्ग सॉन्ग सजेस्ट तो करो भाई, ऐसे मेरे को याद नहीं आता ना यार एकदम से कौन सा सॉन्ग। अकाउंटेंट की कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों आ रहा है? अरे नहीं लिया अकाउंटेंट की कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कहाँ क्यों लूंगा भाई मैं? बताओ ना आप। मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अकाउंटेंट की कॉस्ट को क्यों लूंगा? मैं अकाउंटेंट की कॉस्ट को तो ऑफिस एडमिन में लूंगा ना भाई। आपका डाउट ही गलत है, तो डाउट का कैसे आंसर दूं गलत डाउट का? बताओ। अच्छा, आपकी बुक सेपरेट परचेज कर सकते हो, हाँ, जब सारे वॉल्यूम बन जाएंगे तो फिर हमारी वेबसाइट में वो लिंक आ जाएगी। सर प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? अरे प्रॉफिट तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, और रेवेन्यू मतलब सेल्स। जो टर्नओवर है ना वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके। ओवरहेड एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जितने भी ऐसे खर्चे हैं ना जो डायरेक्टली लिंक नहीं हो पा रहे कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, कि एक शर्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, मटेरियल पता था, वर्कर का वेजेस पता था, लोगों का खर्चा पता था, लेकिन बाकी सारा कॉमन था ना। तो जो भी कॉमन कॉस्ट होती है उनको टुगेदर कहते हैं ओवरहेड्स, जो कि हम डिटेल में चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। चलो आशाएं। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओहो ओ। सर रियली में बस आपको और एमवी सर को जानती थी फाउंडेशन से, बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन थी, बट रियली सारे टीचर्स अल्टीमेट थी कि बहुत अमेजिंग है। ये हुई ना बात रिया। पर मैं आप सभी को पर्सनल प्रॉमिस ये दे रहा हूँ कि ठीक है, आप मेरे को और एमवी सर को फाउंडेशन की मैराथन से, फाउंडेशन के बैचेस से जानते थे, लेकिन ये जो टीम बनी है ना, इसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज 1% भी नहीं होगा कभी भी। आप तेजस सर की क्लास अटेंड करके देख लो, आप आईजी सर दीपिका मैम की क्लास अटेंड करके देख लो, आप विवेक सर की क्लास अटेंड करके देख लो, यू विल सी द रियल क्वालिटी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। बस अब आप एफर्ट करने में लग जाओ। आई थिंक इवेल्युएशन तो आपकी तरफ से हो गया है। डन। चलिए सर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक